सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम अपने चैप्टर्स को क्लास में ख़त्म करते जाएंगे और उसके बाद हम लोग रिविजनरी वीडियो से पढ़ेंगे बाद में। और मैंने आपको वादा किया था कि मैं रिविजनरी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। कुछ दिनों तक मैं अपलोड नहीं कर रहा था, बट अब मेरे को टाइम मिला है तो मैं आपके लिए यहाँ पर रिविजनरी वीडियोज़ जो है वो बनाता चला जाऊँगा और आपको रिवाइज कर लेना है अपने मे अटेम्प्ट के लिए भी। ठीक है, चलिए तो फ्लो में याद करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है कि अदर सोर्स में हम कौन सी इनकम को टैक्स करेंगे। तो चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि भैया वो सारी की सारी इनकम यहां पर टैक्स होने वाली है जो आगे के 4 हेड्स में टैक्स नहीं हुई है। कौन कौन से बोल दो जरा। इनकम अंडर दी हेड सैलरी, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर दी हेड पीजीवीपी। अगर इन चार में आपकी कोई भी इनकम टैक्स नहीं हुई है, वो इनकम कहाँ पे टैक्स होने वाली है दोस्तों? अदर सोर्स में टैक्स होने वाली है। चलिए, कुछ हम इनकम्स को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 56 के बारे में बात करेंगे, जो कि कहता है कि भैया अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम को हम टैक्स करेंगे। सबसे पहला डिविडेंड इनकम फ्रॉम दी यूनिट्स, या फिर शेयर वगैरह पे आपको अगर कुछ होता है, या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आपने लगा रखा है और उस पर आपको कोई डिविडेंड मिलता है, यानी कि पैसे लगा रखे हैं उस पर कोई डिविडेंड मिलता है, तो वो पूरा का पूरा डिविडेंड जो है वो आपके अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा इसमें? सिर्फ ओनली 1 खर्चा माइनस होता था। जी हाँ, बता दीजिए कौन सा? इन्वेस्टमेंट। अगर आपने यानी कि जो शेयर्स में पैसा लगाया या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, वो पैसा आया कहाँ से? वो आपने लोन लेकर लिया है। क्या बोला? आपने लोन लेकर इन्वेस्ट किया है। अब जब लोन लेते हो तो यहाँ पर ये तो आपको डिविडेंड दे रहे हैं, लोन लेके इन्वेस्ट किया, आपने डिविडेंड कमाया, अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे होगे। जब इंटरेस्ट दे रहे होगे तो उस इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर को यहां पर अलाउ करेंगे, लेकिन अप टू मैक्सिमम कितना बोल दो जरा सा? 20% ऑफ अमाउंट। कौन सा बोलो? कौन सा अमाउंट? क्या इंटरेस्ट का अमाउंट? ना, डिविडेंड का अमाउंट, जितना हमारे अदर सोर्स में टैक्स हो रहा है उसका अमाउंट। यानी कि मान लो 5 लाख रुपए हमारे अदर सोर्स में टैक्स हो रहे हैं एज ए डिविडेंड, तो 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर का बुक होकर चलेगा। यानी कि अगर मेरा खर्चा जो है वो, मान लो कि मैंने 50 लाख रुपए क्या किए थे, कमाए थे, 50 लाख रुपए मैंने लोन पे लिया था और उस पर एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब क्या 5 लाख रुपए का मैंने टैक्स दिया इंटरेस्ट दिया होगा। तो लेकिन 5 लाख रुपए का तो मेरा खर्चा है इंटरेस्ट का, लेकिन मेरे को अलाउ कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक। चलिए, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स पे अगर करोगे तो आपका अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा वो, अनलेस अगर आपका बिजनेस है तो ये पीजीवीपी में टैक्स होगा। यहाँ पर 57 में कौन कौन से डिडक्शंस की बात कर रहे हैं? कह रहे सारे तरीके के रीजनेबल डिडक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि कौन सा हो गया? अगर मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की है लोन पर, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने लोन लिया था, उस पर जो इंटरेस्ट दिया, जैसे ऊपर वाला था डिविडेंड के लिए वैसे ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 20% का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, पूरा फुल्ली अलाउड हो जाएगा। कमीशन और रेम्यूनरेशन टू द बैंकर्स को कलेक्शन चार्जेस वगैरह अगर दिए हैं तो कोई भी रीजनेबल खर्चा जो है वो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं इनकम में से। किसकी इनकम से? जो हमारे को हुई है सिक्योरिटीज पर। लेकिन जो अगर मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक खर्चा था। कौन सा वाला खर्चा बोल दो जरा सा? सर, इंटरेस्ट जो हमने पे किया है लोन पर, वो वाला खर्चा। सर, क्या बैंक चार्जेस वहाँ से नहीं माइनस करेंगे? नहीं, बैंक कलेक्शन चार्जेस वगैरह कोई भी अदर चार्जेस वगैरह माइनस करने नहीं दिया जाएगा डिविडेंड की इनकम में से। बात समझ गए क्या? ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमने बात की है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और लोन वगैरह हमारा चार्ज हो जाएगा। कहाँ पर बताया था मैंने आपको? जो बैंक में डिपॉजिट वगैरह होते हैं आपके अदर सोर्स में टैक्स होंगे। रॉयल्टी आपका अदर सोर्स में टैक्स होगा। एग्रीकल्चरल इनकम अदर सोर्स में टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, यानी कि मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी ली रेंट पर, ठीक है, और उसको चढ़ा दिया, यानी कि अब मैं ओनर तो हूँ नहीं उसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। मैं ओनर होता उस घर का और मैंने उस प्रॉपर्टी को चढ़ाया होता तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में जाती, लेकिन मैं ओनर नहीं हूँ तो मेरा किस में जाएगा वो इनकम? जो सबलेट करके, यानी जो मैंने रेंट पर लिया उस प्रॉपर्टी को मैंने आगे किसी और को रेंट पर दे दिया, सबलेटिंग से मैंने इनकम कमाई अदर सोर्स में। सैलरी ऑफ एमपी एमएलए अदर सोर्स में। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट अदर सोर्स में। फोर फीचर ऑफ एनी एडवांस, कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था, कोई सा भी अगर एडवांस होगा और उसका फोरफिट कर लिया तो वो किस में चला जाएगा? हमारा अदर सोर्स में। रिकवरी अगर हो गई है आपकी किसी भी एक्सपेंडिचर जो कि अलाउ कर लिया था आपने इनकम टैक्स में, कोई भी एक्सपेंडिचर पहले बुक कर लिया था
और अब वो एक्सपेंडिचर आपको वापस मिल गया, तो आपकी वो इनकम बन जाएगी अदर सोर्स की। डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59 यानी कि रेमिशन और सेसेशन ऑफ एनी ट्रेड लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी अगर आपकी रेमिशन हो जाती है, सेसेशन हो जाती है यानी बंद हो जाती है, तो उसको भी कहाँ पे बोलते हैं हमने कहा था कि वो अदर सोर्स में टैक्स करेंगे। अच्छा, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को रेंट पर देना हमारा बिजनेस है तो पीजीबीपी में जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता था कॉम्पोजिट रेंट का। मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा क्या, कॉम्पोजिट रेंट का। कॉम्पोजिट रेंट के बारे में क्या बोला था हमने, जल्दी से बता दो जरा सॉरी, जहां पर हमारा घर और घर में जो एमिनिटीज मिलती है, यानी कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जो फर्निश्ड हाउस हम देते थे। अब फर्निश्ड हाउस हम देते थे तो यहाँ पर क्या बोलते थे कि भाई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ये सारी चीजें हमने दी है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने दी हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी मान लो 80,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पर खर्चा है, और इस पर मंथ में से 20,000 रुपये जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा किसके पर मंथ किसका चार्ज कर रहे हैं, एमिनिटीज का, जो एसी फ्रिज वगैरह हमने दिया है एमिनिटीज का चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। कहते थे कि अगर आपने बाइफर्केशन करके बताया हुआ है तो 60,000 का अमाउंट किस में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंसीडर करेंगे, लेकिन और 20,000 हम अदर सोर्स में करेंगे। हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर मैंने बोला कि कंपोजिट रेंट को अगर इनसेपरेबल किया गया है, मतलब इनसेपरेबल है, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई 80,000 को मैं बाइफर्केट कर ही नहीं सकता, तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, डिपार्टमेंट कहता है तुम्हें यहां पर एचपी में हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम बुक नहीं करने दिया जाएगा, पूरी की पूरी इनकम कहां पे टैक्स होगी, आपकी अदर सोर्सेज में। बात समझ गए क्या। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने कैजुअल इनकम की तरफ। कैजुअल इनकम, मैंने कहा था एक चीज है, शुरू में ही कहा था कि कैजुअल इनकम नामक जो चीज है वो किसी उससे कोई भी चीज एक्सपेंडिचर सेटअप नहीं होगा, कोई भी नो एक्सपेंडिचर, कोई भी हमें 80C to 80U अलाउ नहीं होगा, उससे अनएग्जॉस्टेड लिमिट का बेनिफिट उससे परमिट नहीं होता है, ठीक है। सीधा सीधा यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरी बैटिंग ये कैजुअल इनकम बनेगी, सीधा सीधा 30% प्लस 4% के हिसाब से हमारा टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आई क्या नहीं आई, यस सर। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि भाई अगर हमें कैजुअल इनकम रिसीव्ड मिल रखी है, क्योंकि जो इनकम जो होती है वो टैक्स कब होती है, ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होती है, हमारे ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं ना, ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेस होते हैं वो, ठीक है। तो वहां पर जब लिखना होता है इनकम अंडर दिया, जो अदर सोर्सेज में जो कैजुअल इनकम लिखेंगे, यहाँ पर ग्रॉस इनकम आएगी, और दे रखा है हमें कितना, रिसीव्ड। रिसीव्ड क्या होता है, रिसीव्ड में माइनस टीडीएस पहले से कर रखा होता है, टीडीएस कितना कटता है उसमें, 30% से। तो रिसीव्ड मान लो दे रखा है आपको कि भाई 7 लाख रुपए आपको मिले हैं, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 70%, इट इज इक्वल टू 70%, तो यानी कि आपकी इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए आपके कहाँ, कौन से सैलरी हेड में, सॉरी अदर सोर्सेज में, कैजुअल इनकम में 10 लाख रुपए देके हम टैक्स कर देंगे। रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं सभी को, यानी कि जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी था उसमें उसके बाद जो था वो गिफ्ट था, गिफ्ट का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर रखा है, तो यहाँ से जाके अगर जिसने नहीं देखा है तो पहले वहां से देख लें, ठीक है ना। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन अगर मिल रही है आपको विडो को, यानी फैमिली पेंशन मतलब पर्सन को नहीं मिलती, विडो को मिलती है, विडो को मिलती है या फिर उसके बेटे वगैरह को मिल रही है, फैमिली पेंशन के नाम से मिल रही है, तो 15,000 रुपए और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस जो होगा उसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा। जितनी भी पेंशन मिल रही होगी वो अदर सोर्स में टैक्स करेंगे। लेकिन सर अगर पेंशन मिलती है किसको, पेंशनर को, मतलब पेंशन मिल रही है जिस एम्प्लॉई का, जो एम्प्लॉई था उसी को ही मिल रही है पेंशन, तो उसकी सैलरी हेड में टैक्स होता था, याद आ रहा है क्या, यस सर। अच्छा, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन अगर आपको कुछ हो जाता है और उसको मिलिट्री वगैरह में हो या किसी मिलिट्री फोर्स वगैरह में हो, तो मैंने कहा था कि वो वाली चीज़ क्या है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर बात की गई है कि जैसे परमवीर चक्र वगैरह, वीर आपको किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र, वीर चक्र वगैरह और नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड वगैरह से, और उसमें आपको पेंशन मिल रही है, उसके तौर पर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड के बारे में। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कि टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। कीमैन इंश्योरेंस, सॉरी, जब हम सैलरी पढ़ रहे थे हमने क्या बोला था, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हम किसी का भी कर सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉय का भी कर सकते हैं, हम अपने सप्लायर का भी कर सकते हैं। तो सप्लायर जो है हमारा क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। अगर हम एम्प्लॉय का करते हैं तो मैं बीइंग एन एम्प्लॉयर क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, तो प्रीमियम भर रहा हूँ तो पीएनएल में डेबिट कर दूंगा। अच्छा, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में से मेरे को कुछ मिल जाता है तो मैं पीजीबीपी में क्रेडिट कर दूंगा, यानी पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अगर उस इंश्योरेंस प्रीमियम में से, मैंने बोला उस इंश्योरेंस में से एम्प्लॉई को कुछ मिल रहा है, अगर एम्प्लॉई को कुछ मिलता है तो वो किस हेड में टैक्स हो जाता है, उसके सैलरी हेड में टैक्स हो जाता है। और अगर किसी पर्सन ने
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जो कि एम्प्लॉय नहीं है, मान लो अपने सप्लायर के नाम पर ले लिया, ये दिस ही इज ओनली द सप्लायर जो कि उसको सप्लाई कर रहा है और हैम्पर हो सकता है उसका बिजनेस। मैंने कहा था ना कि जो रॉ मटेरियल जो ये बना रहा है प्रोडक्ट और जिस तरीके की रॉ मटेरियल ये सप्लाई कर रहा है और कोई इसको मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकता, तो ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू हिज बिजनेस। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं, इसके नाम पर उसने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और कह रहे हैं कि आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है वो इसके नाम पे ली है और इसको अब मिल रहा है, यानी कि फर्म को क्या मिल जा रहा है, कुछ ना कुछ मिल जा रहा है उसमें से, ठीक है। यानी कि पेमेंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं सप्लायर की। सप्लायर को अगर कुछ मिलता है तो वो किस में जाएगा, उसके अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेसोर्स। ये बात होती है किसकी, ये किस में टैक्स होता है सर, अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। कई बच्चे को कंफ्यूजन है कई बच्चे बोलेंगे सर कैजुअल इनकम में हमने रेस पढ़ा था, बेटा वो अदर देन रेस हॉर्स था, ठीक है, वहां पर रेस हॉर्स को नहीं इंक्लूड किया गया था, यहाँ पर रेस हॉर्स को इंक्लूड कर रहे हैं अलग से। यानी कि क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग दी रेस हॉर्स। सर अगर हॉर्स रेस को मेंटेन करने की बात है, अगर कोई और करें तो वो पीजीबीपी में उसकी इनकम जाती है, जैसे कैमल रेस वगैरह। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड और सेटअप का हमने कुछ पढ़ा था। कैरी फॉरवर्ड का मैंने क्या बोला था, ओनिंग एंड मेंटेनिंग दी रेस हॉर्स, सिर्फ और सिर्फ उसी अपने ही, अगर इसमें लॉस है आपको तो अपने ही ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स, दूसरा अगर कोई बिजनेस होगा तो उसमें से ही वो क्या होगा, सेटअप होगा। यानी कि खुद की इनकम, खुद का लॉस खुद की ही इनकम से सेटअप हो सकता है और किसी से भी सेटअप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ईयर हम बोल रहे हैं कि इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि खुद से ही अलाउड है, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, यस, बट मैक्सिमम 4 ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। और लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। अगर लॉस हो रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड तो वो नेक्स्ट ईयर जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड गया तो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट ईयर में अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स की इनकम से ही सेटअप हो सकता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एज पर सेक्शन 145B लेट कॉम्पनसेशन और एनहेंस कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। अगर आपको मिल रहा है उस पर इंटरेस्ट, किस पर, लेट कॉम्पनसेशन और एनहेंस कॉम्पनसेशन पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपके अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा वो वाला इंटरेस्ट। लेकिन आपको एज पर सेक्शन 57 के हिसाब से 50% का आपको उसमें डिडक्शन मिलकर चलेगा। तो यानी कि अगर आपको मिला है कितना, 10,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला है लेट कॉम्पनसेशन का, तो माइनस कर देंगे इसमें से 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये आपके अदर सोर्स में टैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ हिज टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होती है टर्म्स एंड कंडीशन में, या फिर यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू, उसकी एम्प्लॉयमेंट के तो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो सेट हुए थे उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन हो गई। यानी कि अगर मान लो सप्लायर और हमारी फर्म के बीच में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमने बोला कि अगर तुमने माल नहीं पहुंचाया हमें कितने टाइम पर, 10 मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर अगर माल नहीं पहुंचाया तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या कॉम्पनसेशन लेंगे 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो जो और मान लो उसने 4 दिन 5 दिन बाद किया तो कॉम्पनसेशन हमने लिया, तो कॉम्पनसेशन मेरा कौन से हेड में टैक्स हो जाएगा, बोलो जरा, अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिसीव्ड और डिडक्टेड बाय, यानी कि अमाउंट जो रिसीव होता है या डिडक्टेड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर जब भी एम्प्लॉय, आपको पता है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी क्या डालता है, पैसे डालता है और एम्प्लॉय भी पैसे डालता है। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमने एम्प्लॉय का पैसा उसको सैलरी देने से पहले उसके पैसे को काट लेते हैं। तो काटने के बाद हमने बोला कि जब मैं उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा काटूंगा या फिर किसी सुपर एन्यूशन फंड का पैसा काटूंगा या फिर कोई सा भी ऐसा फंड जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में रजिस्टर्ड है या के द्वारा चलता है, या फिर कोई भी अदर सेटअप है जो वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉय के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए यानी फंड बना रहा हूँ ताकि उसके रिटायरमेंट बेनिफिट पर काम आए। और उससे काटने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस पैसों को अपने तरह के लिए इंजॉय कर रहा हूँ। अपने लिए इंजॉय नहीं करना, टाइम से रेलिवेंट एक्ट के जिस भी रेलिवेंट एक्ट के तौर पे वो फंड को ऑपरेट किया जा रहा है, इस फंड को किसी ना किसी एक्ट के तौर पर कोई ना कोई एक्ट इसको ऑपरेट कर रहा होगा, तो उसने ड्यू डेट लिखी होगी कि इस ड्यू डेट तक एम्प्लॉयर, सुन भाई, उसका पैसा जो काटा है तो उसमें डाल दियो। अगर तूने उस ड्यू डेट तक नहीं डाला तो एम्प्लॉयर तेरी इनकम वो बन जाएगी, और तेरी इनकम कहाँ पे बनेगी, वो अदर सोर्स में इनकम बन जाएगी। देखो सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर कंट्रीब्यूशन को ड्यू डेट तक डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंट्रीब्यूशन को ड्यू डेट तक नहीं डाला तो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। सम अदर की बात करते हैं, कहते हैं कोई और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय के लिए इससे मिल रहा है, अगर अदर देन एम्प्लॉय से अगर कोई रेम्यूनरेशन मिल जाता है किसी चीज़ के लिए तो भी हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारे अदर सोर्सेज में आ जाएगा। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, इंश्योरेंस कमीशन, अच्छा इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और यहाँ पर क्या बोला था, डायरेक्टर सिटिंग फीस, अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिल रही है अदर सोर्स में टैक्स होगा। स्टाइपेंड मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, जो अभी आप लोग आर्टिकलशिप में कर रहे हो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्स होगा, आपके किस में टैक्स नहीं होगा, सैलरी हेड में टैक्स नहीं होगा, ठीक है क्या। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट, यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी आप पेमेंट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर हम डालते हैं और एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन का पार्ट जो उसको मिलता है तो वो कौन से हेड में टैक्स होता है, उसके अदर सोर्सेज में टैक्स किया जाता है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट उसके कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है अदर सोर्स में टैक्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, और कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एफएमवी ऑफ शेयर ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है, जरा देख लो। यानी कि क्या बोल रखे हैं, चलो पहले आगे ही पढ़ लेंगे। यहाँ तक तो आके हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं, 2-3 चीज़ें कौन कौन सी है देख लेते हैं जल्दी से। सेक्शन नंबर 57 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये सेक्शन के साथ सेक्शन नंबर 56 के साथ ही पढ़ा दिया। सेक्शन नंबर 57 बोलता है कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउड है किसमें, अदर सोर्सेज के चैप्टर में। तो अदर सोर्सेज के चैप्टर में अभी मैंने पढ़ा दिया था फैमिली पेंशन 1/3 ऑफ पेंशन और 1,15,000 विच एवर इज हायर। लेट कॉम्पनसेशन पर 50% है और डिविडेंड पर हमारा 20% के पास है। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर एनी रीजनेबल पेमेंट जो भी है, जो बैंकर्स वगैरह को भी अलाउड होगा उसको भी अलाउड हो जाएगा। और कह रहे हैं कि इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई एज कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ और यहाँ पर सुपर एन्यूएशन फंड, यानी कि अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, रेमिट करना बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले अगर रेमिट कर दोगे तो वो अदर सोर्स की इनकम नहीं बनेगी, वरना वो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। अच्छा, अदर केसेस में जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, अगर किसी इनकम को कमाने के लिए मुझे कोई अदर सोर्स की किसी इनकम को कमाने के लिए मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है तो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रॉयल्टी को कमाने के लिए बुक मेरी चल रही है और बुक अगर आप अगर परचेज करते हैं तो मुझे रॉयल्टी मिलेगी, मान लो। तो मुझे अगर रॉयल्टी मिलेगी तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे चेतन भगत का मैंने एग्जांपल दिया था, चेतन भगत को रॉयल्टी मिलती है और रॉयल्टी को कमाने के लिए अगर वो 2 लाख रुपए का खर्चा, मान लो 10 लाख रुपए उसको रॉयल्टी मिली और 2 लाख रुपए का उसको खर्चा करना पड़ रहा है तो 2 लाख रुपए उसके डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी जो 3 लाख रुपए हैं उसकी ट्रीटमेंट वो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पर, अदर सोर्सेज में, ठीक है। और बाकायदा उस पर क्या अंडर सेक्शन 80C to 80U में उसको डिडक्शन भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम हमने किस में पढ़ लिया था, एक तो इंटरेस्ट इनकम बॉन्ड्स वगैरह में हमने पढ़ा था, उनको छोड़ के बात कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर 56 में बात कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम। एनी इंटरेस्ट इनकम अदर देन सिक्योरिटीज़ वगैरह जो कि अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगी आपकी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर एग्जम्पशन दी गई है, कुछ इंटरेस्ट की इनकम पर एग्जम्पशन दी गई है। कौन कौन सी इनकम है, कह रहे हैं कि भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है इशूड बाय गवर्नमेंट है, और रिलीफ बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, इन पर आपको फुल्ली एग्जम्प्ट है। लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कौन सी, पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में या फिर सेविंग बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट आता है, तो मैंने क्या बताया था, जो इंटरेस्ट आया उसमें से सबसे पहले 3500 आप एग्जम्प्ट कर देंगे। यानी कि मान लो मेरा पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है और साल का मेरे को 15,000 रुपये का इंटरेस्ट आया, तो 15,000 में सबसे पहले मैं 3500 माइनस कर दूंगा, जो बचेगा वो मेरे अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगा। फिर अलग से मुझे 80 बोल दो जरा, 80 TTA में 10,000 तक का अलग से मेरे को क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है। ऐसा हमने डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अगर वो ज्वाइंट अकाउंट है आपका तो वहां पर कितना मिल जाएगा आपको, 7,000 तक की लिमिट मिलकर चलती है। चलिए यहां पर तो हमारा हो गया यहां तक। नेक्स्ट हम बात किसके कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं अदर सोर्सेज में, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बनाने जरूरी है नहीं। देखो 2 तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हो, एक्रूअल बेसिस पे और कैश बेसिस पे। अगर आप एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हो तो मर्चेंट, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टैक्स होंगी इनकम एक्रूअल बेसिस पे, और अगर कैश सिस्टम के बेसिस पे बना रहे हो तो रिसीट बेसिस पे आपको टैक्स किया जाएगा। सर किस किस चीज़ों के, किन किन हेड्स के लिए हमें बनाने पड़ेंगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो, नो नीड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड और कैपिटल गेन के लिए बनाने जरूरी नहीं है। लेकिन दो हेड्स के लिए आपको
बराबर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सी, जल्दी से बता दो। पीजीबीपी की में अगर कोई इनकम आ रही है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अदर सोर्सेज में आ रही है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 145 जो है वो कंपलसरी कर देता है आपको। ठीक है चलिए लेकिन सर, लेकिन हमने पीजीबीपी में पढ़ा था सेक्शन नंबर 44 एडी में अगर आपने अपनी रिटर्न को भरा है, यानी प्रेजेंटिव बेसिस पे अगर आप रिटर्न को भरते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। देखो अदर सोर्सेज में जो भी लॉसेज है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंट्रा हेड की एडजस्टमेंट करेंगे। इंट्रा हेड कहाँ पे हो जाएगा बोलो? अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम और ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स, इनको छोड़कर दोनों, ये दोनों इनकम अदर सोर्सेज की हैं इंट्रा हेड में, इन दोनों को छोड़कर बाकी इनकम से सेटअप हो जाएगा। क्या इंटर हेड अलाउड है? यस अलाउड है। अलाउड फ्रॉम एनी अदर हेड, किसी से भी हो सकता है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? सैलरी से हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, कैपिटल गेन से हो सकता है, और हम बात कर रहे हैं पीजीबीपी से भी हो सकता है। बट अदर सोर्सेज के लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, अदर सोर्सेज के लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? इनकम ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम। अगर मैंने क्या बोला था, एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रही है। प्रीमियम पर इशू कर रही है मतलब बोल दो जरा सा, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसने 12 रुपए में इशू किया है, और मार्केट वैल्यू उसका जो है, मान लो कि मार्केट वैल्यू है उसका मार्केट वैल्यू 20 रुपए की है, और आपने उसको परचेज किया है कितने में? जल्दी से बता दो। आपने उसको 100 रुपए में परचेज कर लिया। तो कह रहे हैं क्या कि क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जिसमें पब्लिक इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट सब्सटैंशियली, मतलब पब्लिक इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट सब्सटैंशियली पैसा नहीं लगा, तो क्या हम प्राइवेट कंपनी बोल देते हैं? मतलब ऑल्दो टेक्निकली वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको प्राइवेट कंपनी हम बोल के चलते हैं। और हम बोलते हैं कि जिसमें पब्लिक का सब्सटैंशियल पैसा नहीं लगा हुआ है, खुद का मतलब ओनर का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर उसने प्रीमियम से ज़्यादा, मतलब प्रीमियम पर हम शेयर इशू कर रहे हैं, कौन इशू कर रहा है? कोई ऐसी कंपनी जो जिसमें पब्लिक का सब्सटैंशियल पैसा नहीं लगा है, वो कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है, और मार्केट प्राइस से ज़्यादा पर खरीदा जा रहा है उसको। क्या बोल रहे हैं? मार्केट प्राइस से ओवर दी मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे खरीदा जा रहा है, यानी 100 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो डिफरेंस जो होगा वो टैक्स हो जाएगा। डिफरेंस किसका? इशू प्राइस क्या है हमारा? 12 रुपये, यानी 12 रुपये का इशू प्राइस है प्रीमियम मिलाकर मार्केट में। अच्छा, और एफएमबी कितना दिया जा रहा है? एफएमबी ऑफ द शेयर कितना है? मार्केट प्राइस बोलो 20 रुपये, 20 रुपये दिया जा रहा है। इशू प्राइस इतना है, इशू प्राइस में कितना किया है? 100 रुपये, 100 रुपये का इशू किया है मैंने, और बोल दो जल्दी से, 20 रुपये का क्या किया है? सॉरी, 20 रुपये का उसका एफएमबी चल रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर मान लो उसको मैंने 5000 इशू किए हैं, तो यानी 80 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मेरी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। सर अगर यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर ये शेयर जो है वो किस पे किया है? पार पर इशू किया गया है या फिर डिस्काउंट पर इशू किया गया है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो नहीं लगेगा और आपके अदर सोर्स की इनकम नहीं बनेगी। ठीक है क्या? चले आगे। मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, हमारे पीडीएफ में था। चलिए, यहाँ तक तो सर हम बढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है, क्या है जल्दी से बता दो? डिविडेंड और डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट रह जाता है। डिविडेंड और डीम डिविडेंड, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है डीम डिविडेंड, मान लिया जाएगा कि आपका डिविडेंड है। यानी कि क्या वो डिविडेंड की बात करके चलेंगे? नहीं सर, वो डिविडेंड हमारा है नहीं, उसको माना जाएगा कि वो हमारा डिविडेंड है। यहाँ पर बैक टू बैक हमारे क्या कहते हैं? 222 सेक्शन बता दो। 222 A, B, C, D और E, बैक टू बैक यहाँ पर कितने? A, B, C, D, E। यहाँ पर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले 222A से मैंने बोला था असेट डिस्ट्रीब्यूशन, याद आ जाएगा क्या आपको? असेट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप किसी असेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी अपने शेयर होल्डर को, समझ में आ रहा है क्या? शेयर होल्डर को अगर आप असेट दे देते हो, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अगर आपने असेट दे दिए हैं शेयर होल्डर को, तो मान लिया जाएगा आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है शेयर होल्डर को, और बाकायदा शेयर होल्डर के हाथ में वो एज डीम डिविडेंड मानकर टैक्स कर दिया जाएगा टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यानी कि कैपिटलाइज हो या ना हो। अच्छा, फिर हमने क्या बोला था? डीम डिविडेंड तो मान लिया जाएगा। जो एसेट है, एसेट की क्या ले ली जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी। और एक्सेप्शन हमने क्या बोला था यहाँ पर? एक्सेप्शन है प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द एमैलगमेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसको? बी, 222B मतलब बोनस शेयर। बोनस शेयर टू
सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी बोनस शेयर अगर आप देते हो इक्विटी शेयर होल्डर को तो यहाँ पर डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बोनस शेयर अगर आप दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो आपका डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में, और डिविडेंड मानकर उसको टैक्स कर दिया जाएगा उसके अदर सोर्सेज में, टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और एक और बात हमने बोला कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को क्या दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवेंचर दिया है या फिर डिवेंचर स्टॉक दिया है या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया, तो यानी कि हम इसको भी क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे, टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। इसमें भी हमने क्या बोला था, मार्केट प्राइस देखेंगे बोनस शेयर का, बोनस शेयर जितना भी दिया गया उसका मार्केट शेयर देख लेंगे, और उसको अगर मान लो 3 लाख रुपए का मार्केट शेयर है और हमारे पास 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक हमारा क्या पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ, तो मान लिया जाएगा कंपनी ने 1.5 लाख रुपए तक का डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारी सेक्शन हुआ करती थी 222C, यानी कि सी बोले तो मैंने बोला था क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में अगर कोई भी कंपनी, यहाँ पर मैंने बोला था लिक्विडेशन में अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को नॉट अदर पार्टी, क्रेडिटर को भी दे सकते हो लिक्विडेशन में, ठीक है, कि क्रेडिटर का पेमेंट देना था, हमने उसको कुछ एसेट दे दिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला शेयर होल्डर को अगर आप देते हो कोई भी चीज़, तो शेयर होल्डर से क्या चला गया, जल्दी से बता दो यहाँ पर। शेयर होल्डर से क्या गया, शेयर होल्डर से सर शेयर चला गया, और शेयर होल्डर से शेयर्स चला गया, और आपको और उसको मिला क्या, कंपनी से असेट मिल रही है। क्या मिल रही है, असेट मिल रही है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कैपिटल गेन में, हमने पढ़ा था लिक्विडेशन में कभी भी अगर कंपनी जा रही है तो लिक्विडेशन में अगर वो अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं लगता है, बट शेयर होल्डर को टैक्स लगता है। शेयर होल्डर को टैक्स लग जाएगा, वो भी कितना टैक्स लग जाएगा जल्दी से बता दो। कैपिटल गेन लगेगा, शेयर होल्डर को कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जो उसने शेयर्स खरीदे थे वो शेयर्स चले गए उससे, और क्या मिल गया उसको, जल्दी से बता दो, क्या 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 मिल गया उसको, असेट मिल गए, नए असेट उसको मिल गए हैं। जैसे कि हमारे ये बात की थी, नए असेट उसको मिल जाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ नए असेट मिल गए, तो पहले तो कितने असेट मिले उसकी बात आ जाएगी। मान लो 800 रुपये के असेट मिले किसको, किसी एक कंपनी को, मतलब किसी एक शेयर होल्डर को 800 रुपये के क्या मिल गए, शेयर मिल गए। अब उसमें से क्या बोला मैंने, जितने शेयर वो दे देगा, यानी कि असेट जितने के दे दिए, तो कंपनी को क्या मान लिया जाएगा कि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, और उसका हिस्सा पहले माइनस कर देंगे किसमें से, जितना पहले तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका हिस्सा निकाल देंगे, शेयर होल्डर का हिस्सा कितना मिलना चाहिए उसको, इंडिविजुअल शेयर होल्डर को मान लो 800 रुपये मिलना चाहिए। 350 रुपये हमने अपने एग्जाम्पल में किया था, ये वाला एग्जाम्पल किया था। 350 रुपये हम क्या बोल रहे थे, हमने कहा था 350 रुपये जो है उसका डीम डिविडेंड मान लिया गया है, तो यानी जो बचा हुआ है 450 उसको हम मान लेंगे क्या चीज़, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। किस चीज़ के लिए भाई, जो हमारे पास शेयर पड़े थे, शेयर के बदले में हमें पैसा मिला जो, उसको बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, 450 रुपये, और मान लो उसने शेयर्स अगर परचेज कर रखे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंडेक्सेशन लगाने के बाद ये आ जाएगा, और बाकी हमारा आ जाएगा उसको माइनस करने के बाद गेन या फिर लॉस। सर फिर इसका क्या करेंगे, 350 रुपये जो उसका डीम डिविडेंड मान लिया गया वो उसके अदर सोर्सेज में टैक्स कर देंगे। बात आ गई क्या समझ में, यस सर हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 222D की बारे में बात करते हैं सॉरी 222D किसके बारे में बात करता है, डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, इसको याद करेंगे, डिक्रीज ऑफ, यानी कि अगर शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो बाय रिडक्शन इन शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके, यानी 10 रुपये का शेयर कैपिटल है, यानी 10 रुपये ईच था, हम उसको 3 रुपये बांट देते हैं और 7 रुपये रख लेते हैं अपने, तो 7 रुपये रखकर 3 रुपये बांट देते हैं। तो हमने क्या बोला, टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। 222E में हम पहुंच चुके हैं। 222E में देखो क्या बोला था, ये डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 222E में क्या डिफरेंस था, सिर्फ एक डिफरेंस था कि वहाँ पर सब में क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहाँ पर क्या है, वो वेदर कैपिटलाइज और नॉट वाला सीन नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्या बोला था मैंने, क्लोजली हेल्ड कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि हमने इसको बोला था एज इक्विवेलेंट टू प्राइवेट कंपनी मानकर चलो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला था कि कोई भी ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास 10% और मोर का इस कंपनी में क्या है, वोटिंग शेयर है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो देखो, एक कंपनी है जिसमें पब्लिक इज नॉट हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस कंपनी में कोई एक ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर है जिसका 10% से ऊपर का यहाँ पर वोटिंग शेयर्स उसने ले रखा है, 10% या 10% से ऊपर का, और कंपनी उसको क्या कर रही है, उसको
वहां पर लोन दे रही है। तो जितने एक्सटेंट तक कंपनी ने लोन दिया है उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व बाय द कंपनी। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना भी उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना भी उसके पास पड़ा हुआ है उस हद तक क्या मान लिया जाएगा, वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। और मान लिया जाएगा उसको डिविडेंड मिला है, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है और उसके हाथ में अदर सोर्सेज में उसको टैक्स कर देंगे। ठीक है, अगर वो, अच्छा यहां पर हमने बोला था कि सर यहां पर 10% से अगर कम हुआ तो फिर नहीं मानेंगे, तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो जो डिविडेंड है वो मिल रहा है किसी और पर्सन को, बट ऑन बिहाफ, सॉरी डिविडेंड नहीं, लोन लिया है, यहाँ पर क्या बोला, लोन लिया था। यहाँ पर अगर इक्विटी शेयर होल्डर ही लोन लेता है तो उसके हाथ में टैक्स होगा। अगर कोई और पर्सन लोन लेता है और ऑन बिहाफ ऑफ दिस इक्विटी शेयर होल्डर है तो क्या बोल रहे हैं कि डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा उस शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन अगर मान लो लोन लिया है किसी ऐसी कंसर्न ने, किसी ऐसी कंसर्न बोले तो HUF, फर्म, कंपनी, AOP और BOI, किसी ऐसी कंसर्न को कंपनी ने लोन दिया, मेरी कंपनी ने लोन दिया किसी ऐसी कंसर्न को जिसमें उस इक्विटी शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है कि अगर कंपनी है तो 20% से ऊपर का वोटिंग शेयर, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर फर्म है या फिर जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, HUF है, तो उसमें 20% से ऊपर का मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, तो मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है। अगर उस कंसर्न को लोन दिया जाता है और जिसमें मेरा क्या है, जिसमें उस इक्विटी शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा उस कंसर्न के हाथों में। ठीक है क्या? यस सर, हमें ये याद आ चुका है। चलिए, ये सब चीज़ें हो गई थी हमारी। हाँ, यहाँ पर ये सेक्शन कब नहीं लगेगी, एक तो ताकि अगर कंपनी का काम ही क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो लोन देता है तो ठीक है, दूसरों को भी लोन देते हैं, हम अपने शेयर होल्डर को भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेड एडवांस दिया गया है, ट्रेड एडवांस में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं, ये सेक्शन नहीं लगेगा। और तीसरी बात वो करता है कि सेट ऑफ लोन विद फोर्थकमिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मान लो कि अब यहाँ पर जब मैंने उसको दिया है, जब मैं लोन दे रहा हूँ तो उसको डीम डिविडेंड मान लिया गया और उसके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। जब मैं एक्चुअल में लोन को डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उस लोन से वो जो अमाउंट उसका ऑलरेडी टैक्स हो चुका था उसको सेट ऑफ कर दूंगा और बाकी अमाउंट को उसके हाथ में टैक्स करूंगा। यस और नो? बिल्कुल सर, ये बात हमें याद आ चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये हमारा हो चुका है, कैपिटल गेन में भी हमने पढ़ लिया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी मैंने रिवाइज करवाया। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर था हमारा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन में क्या बोला था कि हमने बोला था एक पर्सन है, एक पर्सन क्या करता है कि उसके पास क्या है, बॉन्ड है, और बॉन्ड पर जब भी इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ रही होती है, यानी कि इस बॉन्ड को इसको मिलना, मतलब जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो इसको मिलना चाहिए, तो जैसी ड्यू डेट से पहले क्या करता है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर करता है, अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को ट्रांसफर कर देता है, और फिर जैसे ही वो बॉन्ड का इंटरेस्ट जो है फिर इसको मिल जाता है नेक्स्ट वाले को, और फिर वो अपने नाम पे दोबारा करवा लेता है। तो कह रहे ऐसे तो तुम क्या कर रहे हो, इनकम को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये सेक्शन कहता है 94(1), ये कहता है कि वो जो इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में ही टैक्स किया जाएगा। किसके हाथ में टैक्स किया जाएगा? जो ट्रांसफरर है, यानी जिसने ट्रांसफर किया उसी के हाथ में टैक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर आके हमारा जो है अदर सोर्सेस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो कि कैसा लगा आपको। ठीक है, और चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। थैंक यू वेरी मच। अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा? बोलो, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को इसका वेट, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने बोला चलो आज ये वीडियो हम बना ही डालते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना जा रहा हूँ सबसे पहले कि ATC to ATU का जो डिडक्शन है वो कहाँ से मिलता है? वो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है। जी हाँ, बताइए कौन सा ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, अगर ग्रॉस टोटल इनकम है तो ATC to ATU का डिडक्शन मिलेगा, वरना ATC to ATU का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। जी, स्पेशल इनकम में से ATC to ATU का डिडक्शन नहीं देने को मिलता है, ये आपको पहले से ही पता है, हमने कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में पहले से ही पढ़ रखा है। 112, 112A, 111A और हमारा कैजुअल इनकम से हम कभी भी डिडक्शन नहीं देंगे। किस चीज़ का? ATC to ATU का डिडक्शन हम नहीं अलाउ करेंगे। अच्छा, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसके लिए रिटर्न फाइलिंग करके उसके लिए आप मांगोगे, यानी कि क्लेम करोगे। वहाँ पर रिटर्न फाइलिंग में आप लिखोगे कि इसमें मेरे को डिडक्शन चाहिए, तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगा, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहली सेक्शन जो है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहली सेक्शन जो है ATC में हमने बोला था कि इंडिविजुअल और HUF के लिए वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर आपने, यानी कि ATC to ATU में क्या बोला था, सर्टेन इन्वेस्टमेंट और सर्टेन एक्सपेंडिचर अगर आपको
करने हैं, इनकम टैक्स ने जो जो चीज़ें कही हैं कि भाई ये एक्सपेंडिचर कर लो या फिर आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, हम उसके हिसाब से आपको जीटीआई में से क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। और टोटल इनकम जो निकलता है हम टैक्स किस पर लेंगे, जीटीआई पर लगता है टैक्स या फिर टोटल इनकम पर लगता है? सर टोटल इनकम पर लगता है, यानी कि जीटीआई में से हम उसका डिडक्शन दे देते हैं। देखो डिडक्शन एक अलग चीज़ है, एग्जेम्पशन एक अलग चीज़ है। एग्जेम्पशन वाले चैप्टर जो थे हमारे, हमने बोला था कि ये एग्जेम्प्ट है, मतलब इनकम कभी भी टैक्सेबल थी ही नहीं, हमने वो जीटीआई का पार्ट कभी भी बना ही नहीं। डिडक्शन मतलब इनकम को हम टैक्स तो कर रहे हैं, यानी जीटीआई का पार्ट बन रहा है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन रहा है, और हम लास्ट में जाकर उसको डिडक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहली सेक्शन जो है 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपको क्या बोलते हैं आप, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में आप इन्वेस्ट कर दो अपना पैसा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करो अपना पैसे का, फिक्स डिपॉजिट कर दो 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, शेड्यूल बैंक में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो 80C का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर मैंने बोला कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, किसमें 5 साल से ज़्यादा के लिए डिपॉजिट करते हो, तो उसमें भी आपको सॉरी डिडक्शन मिल जाएगा। एनी पेमेंट फॉर परचेज ऑफ, जो यानी कि आपने अगर परचेज किया है, कंस्ट्रक्शन किया है या परचेज किया है आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें मैंने क्या कहा था आपको, उस पर आपने लोन लिया और लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। और इंटरेस्ट अमाउंट आपको कब मिलता है, जल्दी से बता दो मेरे को, 24B में। सर हाउस प्रॉपर्टी का जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो वहाँ पर हमें 24B करके हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन वहाँ पे मिलता था, प्रिंसिपल का डिडक्शन कहाँ पे, 80C में, ठीक है क्या। चलिए सर सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर लाइफ इंश्योरेंस में आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है और उस पर प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 80C में उसका उस प्रीमियम जो पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, अगर आपने 1/4/2012 से पहले अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और प्रीमियम आज भी पे कर रहे हो, तो वहाँ पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी सम एश्योर्ड का 20% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस जो था उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने ऑन और आफ्टर 1/4/2012 या फिर 1/4/2012 के बाद आपने कोई पॉलिसी ली है, उस पर अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड का विच एवर इज लेस जो है उसका आपको डिडक्शन मिलकर चलेगा। लेकिन एक स्पेशल केस हमने देखा था, स्पेशल केस में हमने बोला था अगर कोई पर्सन है जो कि ग्रसित है किससे, डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U से, और स्पेसिफाइड डिसीज है उसको अंडर सेक्शन 80 DDB में, अगर उसको कोई स्पेसिफाइड डिसीज है और उसने पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1/4/2013 के बाद उसने पॉलिसी ले रखी है, तो उसको 15% ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम विच एवर इज लेस वाला जो है वो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है क्या। जी हाँ, हमने ये बात पढ़ ली थी। अच्छा, प्रीमियम जब आप LIC में से पैसा आपको मिलता है मैच्योरिटी पर, तो क्या वो टैक्सेबल होता है? ना सर, वो एग्जम्प्ट होता है हमारा 10(10)D में वो एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने जो प्रीमियम भरा था, उस जो पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ जिसका पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिला है, वो मैच्योरिटी का पैसा जो मिल रहा है आज, उसका जब आप प्रीमियम भर रहे थे वो 10%, 15%, 20% से अगर आपने ज़्यादा भरा है, ज़्यादा का प्रीमियम भरा हुआ है, तो आपका जो मैच्योरिटी थी वो टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर डेथ के केस में अगर आपको वो पॉलिसी का अमाउंट मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने अगर ट्यूशन की फीस पे की है तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है SPF में, RPF में और ASF में, यानी कि अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया है, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80C में मिल जाता है। या फिर वो कह रहे हैं कि आप यूलिप में इन्वेस्ट कर दो। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, या फिर आप यूनिट ऑफ UTI या फिर म्यूचुअल फंड के ले लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको 80C to 80U का डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आपको बोल रहे हैं होम लोन अकाउंट स्कीम में आप अपना पैसा डाल दो, या फिर आप किसी नेशनल हाउसिंग बैंक में अपना के जो पेंशन फंड है उसमें अपना पैसा डाल दो, या फिर आप बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया है आपने अगर इक्विटी शेयर और किसमें, डिवेंचर्स में, किसके एलिजिबल इशू मतलब कोई इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड का कोई भी क्या है एलिजिबल इशू निकाला है उन्होंने, और वो जो इशू है वो कंपनी क्या काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने का काम कर रही है, तो आपको यहाँ पर 80C में उसके डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपने उन एलिजिबल इशूज यानी उन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है तो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने बोला कि बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड ने अगर कोई बॉन्ड इशू किए हैं तो उनको अगर खरीदते हो तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा।
और बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया है उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर पैसा लगाया है वहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आप पैसा डाल दो यहाँ पर एनपीएस यानी टायर 2 में अगर आप पैसा डाल देते हो तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट सेक्शन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ की, 80CCC की। यानी कि आपको पता है 80CCC, 80C और 80CCC और 80CCD1 जो बात कर रहे थे, इन तीनों को मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 1.5 लाख तक का हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं, सॉरी डिडक्शन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा का डिडक्शन हमको अलाउ नहीं किया जाएगा। 80CCC क्या बोलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर फंड। जो LIC का जो फंड पेंशन फंड किसका है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेंशन फंड दिया। 80CCC उसके बारे में बात करता है, कहता है कि कितना हमें डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा प्रीमियम पेड और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस वाला, यानी कि यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आपको मिलकर चलेगी। अच्छा, पेंशन रिसीव्ड एज पर दी पॉलिसी, अगर मिल रहा है आपको पेंशन मिल रहा है तो वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि LIC का जो आपने पेंशन स्कीम लिया है वो आपका ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप था मेरा और उसकी वजह से मेरे को कोई पेंशन मिलता, मेरे सैलरी हेड में टैक्स होता है। यस और नो? यस सर। अगर आप सरेंडर कर देते हो पॉलिसी और आपको कुछ अमाउंट मिल जाता है वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं जीवन सुरक्षा पॉलिसी में। 80CCD की हम बात कर रहे हैं। 80CCD में क्या हो रहा है, 80CCD हमने बहुत ही फेमस चीज़ है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, न्यू पेंशन स्कीम बात की थी हमने। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी बोल सकते हो पेंशन वाली, या फिर अटल पेंशन योजना भी आप इसको कह सकते हो। ये इंडिविजुअल के लिए है। कह रहे हैं कि भैया 80CCD1 में उसका क्या, अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई, यहाँ पर कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, न्यू पेंशन स्कीम में एक सैलरीड एम्प्लॉय भी कर सकता है और एक अदर देन सैलरीड एम्प्लॉयड मतलब अपना जिनका खुद का बिजनेस है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सैलरी एम्प्लॉयड करता है तो सैलरीड एम्प्लॉय को क्या बोला था, एम्प्लॉय जितना उसने कंट्रीब्यूट किया और उसका 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस जो है वहां पर इसका डिडक्शन मिल जाएगा 80CCD1 में। सर 10% ऑफ सैलरी मतलब क्या, सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA इन टर्म्स लिया जाएगा। बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, अदर इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, अदर इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, असेसीज कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ GTI। यानी कि देखो सैलरी तो उसके पास होती नहीं, अदर देन यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड का GTI देखेंगे, GTI का 20%। अगर मान लो उसका 10 लाख का उसका GTI बन रहा है तो GTI अगर 10 लाख उसका 20% और प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन उसने किया है 3 लाख रुपए का, साल का 3 लाख रुपए और 20% ऑफ 10 लाख यानी 20 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपीज। तो विच एवर इज लेस कौन सा हो गया सर, 2 लाख रुपीज का उसको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा 80CCD1 में। नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं यहाँ पर किसकी, 80CCD1B की। 80CCD1B किसके बारे में बात करता है, एडिशनल इनकम की बात करता था। मैंने क्या कहा था कि जो ऊपर 80CCD1 में, क्योंकि 80CCD1 क्या है, 80CCD1 में 80C प्लस 80CCC और प्लस 80CCD1 इन तीनों को मिला के 1.5 लाख तक की लिमिट मिलती है। तो मान लो कि लास्ट में यहाँ पर जो लिमिट बच रही है, मान लो 2 लाख रुपए है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, बट टोटल मिला के आपको पूरा 2 लाख रुपए अलाउड नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या बोला, जितना यहाँ पर अलाउड हुआ जितना आपको अलाउड होगा वो आ जाएगा, और जो अलाउ नहीं हुआ है आप एडिशनल 50,000 तक का बेनिफिट आप कहाँ पे ले सकते हैं, 80CCD1B में आप ले सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट 80CCD2 में किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो ऊपर जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन था वो था किसका, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एनपीएस में अब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम किसके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सर एम्प्लॉयर का भी डिडक्शन मिलेगा, हाँ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, अगर आप हो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यानी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयड, सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की सैलरीड वाले पर्सन के लिए ही यहाँ पर डिडक्शन है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोला हमने बोला कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन है, तो उसने बोला जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है वो और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस का आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सैलरी बोले तो बेसिक सैलरी और DA इन टर्म्स को हम लेकर चलेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, कोई और प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसने एनपीएस में, उस एम्प्लॉयर ने एनपीएस में पैसा डाला है आपके लिए, तो कह रहे हैं कि भैया 10% ऑफ द सैलरी और कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये एनपीएस का पैसा है, एनपीएस का जो ट्रस्ट यानी ट्रस्ट के नाम पर आपने एनपीएस में पैसा जमा किया था, अब कह रहे हैं कि हम अपना अकाउंट क्लोज कर लेते हैं या फिर हमने उस स्कीम में से, उस पेंशन स्कीम में से अपने ऑप्ट आउट कर लिया, यानी कि हम क्या कह रहे हैं उस स्कीम को हमको चाहिए नहीं। तो जो पैसा मिलेगा वो 40% हम क्या कह रहे हैं उसमें टैक्स हो जाएगा और 60% को हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये अगर पैसा जो है वो किसको मिलता है, नॉमिनी को मिलता है ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा एनपीएस का पैसा। तो सुनो, मैंने क्या कहा, एनपीएस में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यानी कि सर जो एनपीएस का पैसा है, एनपीएस का जो पैसा है, क्या वो टैक्सेबल होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। यानी एम्प्लॉयर को पहले तो बेसिक वगैरह, यानी कि एम्प्लॉय ने अपना पैसा निकाला और उसको दे दिया, इसमें फंड में डाला, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी यहाँ पर डिडक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एग्जेम्पशन ऑन पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एम्प्लॉय ऑन पार्शियल विड्रॉल। अगर आपके पास जो फंड बना हुआ है एनपीएस का, एनपीएस के फंड में से आपने पार्शियली विड्रॉल कर लिया, पूरा का पूरा क्लोज नहीं किया, पार्शियली कुछ पैसा निकाल लिया है, तो कह रहे हैं कि विड्रॉल जो पार्शियल किया है उसका अप टू 25% ऑफ द अमाउंट तक हम उसको क्या कर देंगे, टैक्स करके चलेंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसका फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, फुल्ली। वैसे तो जो पैसा निकालोगे वो टैक्सेबल होगा, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना करेंगे, 25% तक का हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। जैसे कि हम इन सिंपल टर्म्स में हमने बोला कि अमाउंट ऑफ विड्रॉल था हमारा 30,000 रुपये का विड्रॉल किया हमने और 1 लाख रुपये उसमें थे, कॉन्ट्रीब्यूशन में कितने थे, अब तो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटर जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया था, मान लो 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो 25% उसका कितना, 25% यानी 25,000 तक, तो 25,000 तक वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो 25,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, कौन सा है, विच एवर इज लोअर 25,000 तक, बाकी जो 5,000 तक का है वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना 80CCE की तरफ। 80CCE बड़ी ही मज़ेदार सेक्शन होती थी। वो कहता था कि 80C, 80CCC और 80CCD1 वाला जो है वो उनका मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो किस में आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए तक में आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम, इधर देखो, सबसे पहले 80C ले लेंगे, फिर उसके बाद 80CCC ले लेंगे और उसके बाद 80CCD ले लेंगे, यानी जितना भी जो अलाउड है वो वाला ले लेंगे और टोटल मिला के बाहर वाले कॉलम में कितना ले लेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। फिर उसके बाद 80CCD1, जैसे 80CCD का जो 1 लिया था ना, 80CCD1 लिया था हमने, अब मैं क्या बोल रहा हूँ 80CCD1 भी जो है उसका अलग से 50,000 तक का डिडक्शन आ जाएगा और प्लस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है क्या, चलेंगे आगे। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 14% तक था और अदर एम्प्लॉय को यहाँ पर 10% तक था। टोटल मिला के आपका 80C, 80CCC और 80CCD का यहाँ पर डिडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 80D की बात करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार सेक्शन थी। इसमें बोला था कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन आपको मिलता है आपको 80C में। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है और उस पर प्रीमियम आपने दे रखा है तो उसका डिडक्शन आपको मिलता है 80D में। अब 80D में हमने बात की थी दो तरफा, हमने बोला था कि इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए ही वो लागू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, प्रीमियम पे यहाँ पर किस चीज़ में, एक तो MIP आपने ले रखा है यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने ले रखा है, किन किन चीज़ों का डिडक्शन आपको मिलेगा, MIP का डिडक्शन, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने CGHS की स्कीम में पैसा डाल रखा है उसका डिडक्शन 80D में मिलता है। अच्छा, अदर नोटिफाइड स्कीम में अगर पैसा डाल रखा है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने करवाया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर, और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सीनियर सिटीजन का आपको क्या मिलेगा यहाँ पर डिडक्शन मिलकर चलेगा। तो 4 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, एक तो MIP हो गया, दूसरा मैंने बोला कि भाई CGHS में पैसा डाला, तीसरा मैंने बोला PHC यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया, चौथा मैंने बोला मेडिकल एक्सपेंडिचर बाकायदा किया, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है किसी सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, उसका डिडक्शन आपको 80D में मिलकर चलता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि यहाँ पर 2 कैटेगरी करेंगे हम। सबसे पहले एक तो कैटेगरी हो जाएगी इंडिविजुअल की, यानी जिसमें आपका पार्ट बनेगा कौन, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड। सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट, यानी कि इंडिविजुअल किन के नाम पर ले सकता है, खुद के नाम पर ले सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, स्पाउस के नाम पर ले सकता है और डिपेंडेंट चाइल्ड के चिल्ड्रन के नाम पर ले सकता है। तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब जो उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो पोर्टल जो लेता है वो 25 साल तक के बच्चों को लेता है कि चलो वो डिपेंडेंसी हो सकती है, उसके बाद वालों को वो लेता नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का जो पोर्टल्स रहते हैं कि भाई हम कितना टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, तो वो कितने हद तक बोलते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन 25 साल तक। ठीक है क्या, तो हमने कैटेगराइज किया किसको कि हमने किन किन के नाम पर लिया, सेल्फ के नाम पर, स्पाउस के नाम पर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर लिया, इनकी अलग कैटेगरी कर दी है। और
अदर कैटेगरी किसकी कर दी हमने, किसको, मदर और फादर के लिए अलग से कैटेगरी की, क्योंकि उसमें एडिशनल हमें लिमिट मिल जाती है। तो लिमिट सबसे पहले हमने डिसाइड, क्या बोला था मैंने, सबसे पहले हम लिमिट डिसाइड करेंगे कि किसकी कितनी लिमिट है। यानी कि अगर कोई इसमें सीनियर सिटीजन होगा तो लिमिट अगर हमारा हो जाएगा कि इसमें से स्पाउस, सेल्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से अगर कोई भी सेल्फ ये क्या सीनियर सिटीजन नहीं है तो हमारी 25,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन हमको 25,000 तक का मिलेगा। और यहाँ पर कितना डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पर 50,000 तक का डिडक्शन हमको मिलेगा। अगर कोई एक बंदा भी सीनियर सिटीजन हो गया तो हमें 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। जी हाँ, अब अगर मम्मी पापा के नाम पर भी मैंने अलग से लिया है, यानी कि सर क्या तीनों को मिला के 50,000, बिल्कुल सही जवाब है, तीनों को मिला के 50,000। कौन, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सर मदर फादर के नाम पे लिया तो उनके लिए अलग डिडक्शन मिलेगी बेटा। अगर मदर और फादर में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 50,000 तक की मैक्सिमम। लेकिन अगर मदर और फादर में से कितना है, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 25,000 तक का डिडक्शन यहाँ पर मिलकर चलेगा। एचयूएफ की अगर मैं बात करूँ, वो किसी भी मेंबर के नाम पर ले सकता है। अगर मेंबर में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक का डिडक्शन, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन उसको मिलकर चलेगा। जी हाँ, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, एमआईपी जो है, एमआईपी सभी को अलाउ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पीएचसी किसको अलाउ होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को पीएचसी यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है इंडिविजुअल को अलाउ होगा, एचयूएफ को अलाउ नहीं होगा। सीजीएचएस का बेनिफिट जो है, सीजीएचएस का बेनिफिट इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए। पेरेंट्स के नाम पर आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं सीजीएचएस में तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता है और ना ही एचयूएफ को उसका डिडक्शन मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपको लेना है, मैंने कहा था मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ अलाउड है किसके केस में, बोलो किसके केस में, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसके केस में अलाउ है, वरना अलाउ नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया था यहाँ पर कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, 5,000 तक की लिमिट है। वो भी किसको मिलाकर, सर स्पाउस को, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, और साथ में ही किनको बात करूं, पेरेंट्स, और मतलब पेरेंट्स में कौन, मदर और फादर, इन सभी का मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अलाउड करेंगे हम, 5,000 तक की लिमिट को हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर डिडक्शन हमको मिलकर चलेगा। सर इससे ज़्यादा मिलेगा क्या, नहीं भैया नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट बात, मैंने एक और बात कही थी, मैंने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर मैंने कराया तो उसको मैं कैश में करा सकता हूँ, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ें जो हैं वो अदर देन कैश में होनी चाहिए। बात समझ गए क्या? यस सर, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो हमारा ATC सर सबसे पहले क्या करना होगा, देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लिमिट तय करोगे दोनों की, पेरेंट्स की अलग कर देना और अपना सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अलग कर देना। सबसे पहले मैक्सिमम लिमिट देख लेना कि 25,000 मिलेगी या 50,000 मिलेगी, फिर उसमें से पहले MIP वगैरह ये सब चीज़ें दे देना। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए, क्या वो हमेशा अलाउ होगा? हाँ, अलाउ हो जाएगा। बट अगर सीनियर सिटीजन यानी फादर के नाम पर अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो क्या खर्चा अलाउ होगा? यस हो जाएगा, लेकिन उनके नाम पर MIP नहीं होना चाहिए। MIP मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके उसके मतलब पॉलिसी आपने कोई भी नहीं लेनी चाहिए। अगर पॉलिसी ली है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बोलो बात समझ गए क्या? यस सर, हम बात समझ चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, MIP वगैरह जितना भी है वो सारी चीज़ ले लो। PHC जो है वो लास्ट में लेना, ठीक है। लिमिट देखो, लिमिट बचती है तो उसको PHC में डालो, और PHC अप टू मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5,000 दोनों की टोटल करके, ठीक है। कि हमने क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, आपको याद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 80DD की हम बात कर रहे हैं। 80DD में क्या बोलते हैं, कहते हैं डिडक्शन मिलता है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हो किसी हैंडीकैप डिपेंडेंट का। कोई हैंडीकैप रिलेटिव है मेरा, रिलेटिव की डेफिनेशन में किसको बोला गया है, रिलेटिव की डेफिनेशन मतलब डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, यानी कि। और HUF के लिए कौन रिलेटिव हो जाएगा, डिपेंडेंट मेंबर, कोई सा भी डिपेंडेंट मेंबर उनके लिए हो सकता है, यानी कि कौन हो सकता है, छोटा परिवार, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और चिल्ड्रन हो सकते हैं और पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये सभी लोग कौन होने चाहिए, मेरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, और मैंने उनका मेडिकल का खर्चा किया है या फिर मैं उनको मेंटेन करने का कोई खर्चा कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा ये स्ट्रेट अवे मेरे को डिडक्शन मिल जाता था। यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ होती है, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा, अगर नॉर्मल है तो 75,000 तक का डिडक्शन आपको मिलकर चलेगा। रिटर्न फाइलिंग के वक्त आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80U की। 80U बात करता था हमारा हैंडीकैप्ड SSC के बारे में। किसके बारे में बात करता था, हैंडीकैप्ड SSC के, यानी कि पहले ऊपर वाले में क्या था, 80DD में मेरा डिपेंडेंट रिलेटिव जो था वो हैंडीकैप था,
और यहाँ पर जिसका खुद फाइल हो रहा है वो हैंडीकैप्ड है, यानी कि असेसी खुद से ही हैंडीकैप्ड है। तो हैंडीकैप्ड है तो क्या दिक्कत है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। और सेम चीज़ है, कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, स्टेट, यानी फ्लैट डिडक्शन, चाहे कितना खर्चा किया है या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको रिटर्न के साथ कि मैं क्या हूँ, डिसेबल हूँ, ठीक है, या फिर हैंडीकैप्ड हूँ। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कितना नॉर्मल डिसेबिलिटी तो 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन आपको मिलकर चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते थे 80BB की बात करते थे। यहाँ पर बोलते थे हम दिल दिला देने वाली बीमारियाँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको तो रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF को मिलता था ये वाला सेक्शन। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्पेसिफाइड डिसीज हो रखा है और उसके ट्रीटमेंट पर आपने खर्चा किया हुआ है, उसके ट्रीटमेंट पर आपने खर्चा किया हुआ है, तो उस खर्चे का डिडक्शन जो है आपको उस साल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो बोलो डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। देखो कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, यानी खुद के लिए कर सकते हो, डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए कर सकते हो। डिपेंडेंट रिलेटिव बोले तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है क्या। और HUF के लिए कौन हो जाएगा, डिपेंडेंट मेंबर, ठीक है। कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर जितना इनकर्ड किया है और 40,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस का जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन आपने जिसके लिए खर्चा किया है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 40,000 की लिमिट जो है वो 1 लाख की लिमिट बन जाएगी, यानी कि अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड और 1 लाख विच एवर इज लेस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक और बात हमने देखी थी, अगर आपने कोई मेडिकल पॉलिसी भी ले रखी है और वहाँ से आपको कोई, या फिर एम्प्लॉयर ने आपको कोई ना कोई एक्सपेंडिचर इनका जो है वो रियम्बर्स कर दिया है, मतलब रियम्बर्स कर दिया है, या फिर आपको क्या मेडिकल इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दिया, तो वो जो अमाउंट है जितना आपको डिडक्शन मिल रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा कितने से जितना आपको पेमेंट मिल गया है। ठीक है क्या, बात समझ गए क्या? यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80E की बात करते हैं। हमने बोला हायर एजुकेशन के लिए हमने लोन लिया है और उस पर हम इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं, उस पर जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका 80E में E फॉर एजुकेशन याद रहेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर डिडक्शन ओनली इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो जाएगा? डिडक्शन कैन बी टेकन एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन द प्रीवियस ईयर में जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे एजुकेशन लोन पर, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और एजुकेशन आपके लोन किसके ले सकते हो, यानी कि सेल्फ के नाम पर, स्पाउस के नाम पर, चिल्ड्रन और एनी पर्सन जो कि लीगल जिसके आप गार्जियन है उसके नाम पर आप ले सकते हो। 8 साल तक आपको ये मैक्सिमम अलाउ रहेगा। 8 साल के बाद भैया बोलेंगे हम आपको डिडक्शन देना बंद कर रहे हैं। ठीक है क्या, चलिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन कौन सी, जो हायर एजुकेशन है, जैसे कि हम MBBS की बात कर रहे हैं, इनकी बात, ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी यहाँ पर बात नहीं करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 80EE की बात कर रहे हैं। 80EE में हमने बोला था कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो इंटरेस्ट है जो लोन लिया है हमने, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने कोई लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सर हमने कहीं और भी पढ़ा था सर, ये तो हमारा 24B में भी मिलता था। यस, 24B में मिलता था आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में भी। और जो आपको वहाँ पर नहीं अलाउ हुआ, जो आपको वहाँ पर नहीं अलाउ हो पाए थे, वो कभी कभी क्या थी, हमारी लिमिट भी थी 30,000, 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ठीक है, और हम बात कर रहे थे कि कुछ और भी हमारी चीज़ें थी कि हम वहाँ उतना इनकम नहीं था जितना हम वहाँ पर डिडक्शन ले पा रहे थे। यानी कि मेन कहने का क्या मतलब है, वहाँ पर जितना मैक्सिमम अलाउ हो सकता था वहाँ पर ले लिया, और बाकी अगर जो नहीं हो पाए वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकायदा आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या क्या है? ये इंडिविजुअल को अलाउ होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। लोन लिया होना चाहिए आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। सेंक्शन होना चाहिए लोन आपका प्रीवियस ईयर 16 और 17 में सेंक्शन हुआ होना चाहिए। लोन जो आपने लिया है, अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड, यानी 35 लाख तक का लोन लिया होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी 10 लाख ले लिया, 15 लाख ले लिया, 35 लाख तक का लोन आप ले सकते हो मैक्सिमम। और जो आप घर खरीदने जा रहे हो उसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50 लाख, यानी 50 लाख से 35 लाख का लोन लेकर 50 लाख तक का घर खरीदना। 35 लाख का लोन लेकर 50 लाख तक का घर खरीदना। 16-17 में आपका सेंक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल सकता है जो इंटरेस्ट अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लोअर का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरे सेक्शन में भी इसका डिडक्शन ले रखा है तो आपको यहाँ पर उतने पोर्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि क्या बोल रहे हैं 24B में अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है क्या? फिर बाद में एक और सेक्शन आई 80EE की। 80EE को उसी चीज़ को एक्सटेंड कर दिया। वहाँ पर एक टाइम लिमिट थी, बता दो जल्दी से। वहाँ पर क्या बोला था हमने? वहाँ पर एक टाइम लिमिट थी हमारी, कौन सी? वहाँ पर टाइम लिमिट थी हमारी 80EE। वहाँ पर 80EE में क्या बोला था कि 19 और 20 की बात कर रहे थे हमने क्या बोला?
हम यहाँ पर कह के चल रहे थे कि वहाँ पर था 16-17 में, अब यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया इसको बोला कि भैया अगर आपने लोन लिया है, कब लोन लिया, अच्छा डिडक्शन अलाउ होगा आपको इन द प्रीवियस ईयर 19-20 से लेकर और ऑनवर्ड्स तक, ठीक है। यानी कि आपने लोन कब लिया होना चाहिए, कह रहे हैं कि लोन लिया हो 19 से लेके तो यानी 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपने लोन लिया होना चाहिए। और इंटरेस्ट आपको यहाँ पर कब तक कितना तक अलाउ हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या थी यहाँ पर बोला था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी, जो घर खरीद रहे हो वो 45 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। और सेंक्शन ऑफ को लोन हुआ ये तो एक बता दिया मैंने, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपको सेंक्शन होना चाहिए वो लोन। और नो डिडक्शन फॉर 80E का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 80EE का बेनिफिट ले रहे हो तो 80E का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी 2 सेक्शन के मजे आप एक साथ नहीं ले सकते हो। या फिर यहाँ पर भी एक सेम चीज़ लिखी गई है कि अगर आप 24B में डिडक्शन ले रहे हो तो यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं, हमने बोला था कि 80EEB की बात कर रहे हैं। 80EEB में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर आप परचेज कर रहे हो और उस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है, यानी लोन पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हो और लोन का इंटरेस्ट आप चुका रहे हो, तो इंटरेस्ट के लिए आपको डिडक्शन यहाँ पर 80EEB में मिलेगा, ताकि प्रमोट किया जा रहा है किसको, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना है नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो आई थी कि उसमें बहुत खराबी निकल रही थी और उसको एक बंदे ने रोड पे लेके आग लगा दी, ठीक है। रोड पे लेके आग लगा दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को। तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, खैर वो बात अलग है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, हम उसमें यहाँ पर आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप खरीदते हैं लोन लेकर, तो आपके जो इंटरेस्ट है उसकी छूट मिलती है आपको। आपने कब लिया होना चाहिए लोन, बताओ, डिडक्शन कब से अलाउ होगा, 19 और 20 के बाद से प्रमोट कर रहे हैं, 19-20 एंड ऑनवर्ड्स इंडिविजुअल को मिलेगा। बट मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, अगर साल का इंटरेस्ट आपने 1.5 लाख तक पे किया तो 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन बाकायदा यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन लोन होना चाहिए सेंक्शन कब, 19 से लेकर यानी 1/4/19 से लेकर 31/3/2023 तक। और यहाँ पर डबल डिडक्शन हम नहीं ले सकते, किसी और सेक्शन में अगर हमने डिडक्शन ले रखी होंगी इंटरेस्ट पेड की तो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। हमारी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 80G की। 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स। डोनेशन टू सर्टेन फंड्स में हमने बोला था कि कुछ फंड्स हमें दे दिए गए थे, किसने नोटिफाई किए गए थे, किसने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला 2 कैटेगरी में हमें फंड्स को डिवाइड किया गया है। देखो, एक कैटेगरी थी कौन सी, कैटेगरी ए की बात कर रहे थे, एक दूसरी कैटेगरी थी कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जो हमारे फंड्स थे वो थे हमारे कम से कम 1 से लेकर 25 तक फंड, और दूसरे में था हमारा 26 से लेकर 23 तक, 26 से लेकर 32 तक के फंड। तो यानी कि हमने बोला था कुछ ऐसे थे हमारे डोनेशन वगैरह, क्या क्या बोले थे, देखो ऐसे जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड। अगर इनको है, इन पर कितना डिडक्शन हो जाएगा कैटेगरी ए में 50%। यानी कि क्या बोला, ये कैटेगरी ए के थे, यानी कैटेगरी ए में जो क्वालिफाइंग अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे जिसका 50% लिखा हुआ था 50%, जिसका 100% लिखा हुआ था हमने उसका 100% अलाउ कर दिया जाएगा। तो यानी कि क्या बोल रहे थे हम, 4 थे ऊपर के, कौन कौन से 4 थे जल्दी से बता दो। एक तो था जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, मेमोरियल ट्रस्ट और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड। ये चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड, इन चारों के लिए 50% है, बाकी सभी के लिए क्या है 100% है। एक बार आप रीड कर लेना यहाँ पे नेशनल जो भी चीज़ें, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि वो कहीं 100% था या उसमें 50% तो नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप रिलीफ फंड, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक बार आप रीड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, हमने क्लास में पढ़ ली थी। तो यानी कि क्या बोला था, ये कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए की चीज़ें यानी कि कितना बोला, जो भी क्वालिफाइंग अमाउंट है वो पूरा का पूरा 100% तक आपको अलाउ कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी लिमिट की हम बात नहीं करके चलते हैं, ठीक है क्या। लेकिन कैटेगरी बी पर हमने क्या बोला था, कैटेगरी बी पर हमने लिमिट लगा रखी है। कौन सी लिमिट है जल्दी से बता दो मेरे को। यहाँ पर बोला था कि कैटेगरी बी में जो फंड हमने इन्वेस्ट किया है, क्वालिफाइंग अमाउंट पर हमने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। तो जो क्वालिफाइंग अमाउंट है उस पर किसकी लिमिट है, बोल रहे हैं कि 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का जो 10% है उस तक की यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है। तो एडजस्टेड जीटीआई का हमारा क्या फॉर्मूला था, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का जो था वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैटेगरी किसके लिए लिमिट न ठोक दी गई है, ये कैटेगरी बी वालों पे ठोक दी गई है कि इससे ज़्यादा की लिमिट, यानी कि 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा तो हम यहाँ पर डिडक्शन अलाउ नहीं करने वाले हैं फॉर द फंड रिलेटेड टू दी कैटेगरी नंबर बी, ठीक है क्या।
तो यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई पहले कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल देंगे यहाँ पर क्या, ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारा है वो ले लेंगे, फिर उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों तरीके के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो भी जो है कौन सा वाला 111A जिस पे 15%, उसको माइनस कर देंगे। ऑल डिडक्शन माइनस कर देंगे एक्सेप्ट कौन सा 80G को, हमारे सामने आ जाएगा क्या चीज़ आ जाएगा, एडजस्टेड जीटीआई। देखो क्या बोला मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कैटेगरी ए से रिलेटेड हमारे फंड है उसमें जितना भी क्वालिफाइंग अमाउंट है वो क्वालिफाइंग अमाउंट निकालो। क्वालिफाइंग अमाउंट अप टू 100% तक अलाउ हो जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है क्या, अनलिमिटेड अमाउंट तक, अनलिमिटेड अमाउंट डालो, अनलिमिटेड अमाउंट तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला है किस कैटेगरी में आपने दिया है, कैटेगरी नंबर बी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कैटेगरी नंबर बी में किसके फैमिली प्लानिंग है, देखो क्या बोल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए आपने खर्चा किया है, किसी अथॉरिटी अप्रूव गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव कर रखा है उसको दिया हुआ है, और ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह के लिए, इनके लिए 100% है। बाकी सबके लिए क्या चीज़ है, जैसे चैरिटेबल पर्पस के लिए लोकल अथॉरिटी यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पस के लिए अदर देन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए आपने लोन दी, मतलब पैसा आपने उस फंड में डाला हुआ है तो 50% का उसको मिल जाएगा। और प्रमोटिंग करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर प्रमोट करने के लिए तो 50% का मिल जाएगा। टेम्पल, मॉस्क्यू और यहाँ पर गुरुद्वारा और चर्च वगैरह जो भी है, इनमें अगर आपने पैसा डाला है, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए पैसा डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें, तो आपको 50,000 तक का मिल जाएगा। और कोई और फंड है जो मेंशन कर रखा है उसमें 50% का मिल जाएगा। तो यानी कि हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले कैटेगरी ए से अगर रिलेटेड है तो जितना भी 50% या 100% पूरा का पूरा ले जाओ 80G में, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 80B में फिर जैसे ही हम कैटेगरी बी से रिलेटेड कोई भी फंड रहेगा तो अगर वो दो चीज़ों से रिलेटेड है, फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक वाले गेम से, क्योंकि इसमें 100% है तो उसको 100% तक ले जाओ। लेकिन पहले उससे क्या निकालना पड़ेगा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, 10% ऑफ एडजस्टेड, मैंने क्या बताया यहाँ पर 10% ऑफ, चल मेरा एक सेकेंड रुको, अच्छा मैंने क्या कहा यहाँ पर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ये लिमिट आ जाएगी। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे, एक तो ग्रॉस टोटल इनकम ले लो जो आपने निकाला है, माइनस कर दो इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों तरीके के, यानी LTCG 112 और LTCG 112A दोनों तरीके के जो लोन है उसको माइनस कर दो, और माइनस कर दो इसमें से STCG 111A ये माइनस कर दो, और इसमें से माइनस कर दो 80C2 80U जो कि सारे के सारे 80C2 80U जितने भी डिडक्शन मिल रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट 80G जो इस सेक्शन के हैं उसको माइनस नहीं करना है, उसको माइनस नहीं करना। सर क्या हमें कैजुअल इनकम भी माइनस करना, ना बाबा ना, कैजुअल इनकम को माइनस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपका निकल जाएगा यहाँ पर क्या निकल जाएगा 10% ऑफ 80 यानी कि एडजस्टेड टोटल इनकम निकल जाएगा, जो कि लिमिट मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे मान लो कि लिमिट हो गई हमारी 8,500 रुपये, और आपने अगर फंड में इन्वेस्ट किया 100% वाले फंड में इन्वेस्ट किया, मान लो कि 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 6,000 रुपये पूरा ले जाओ। बाकी अमाउंट कितना बचा, डिफरेंस बता दो कितना बच गया आपका, 6,000 माइनस 8,500 तो यानी कि आपका बच गया 2,500 रुपये। और ये अमाउंट दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू दी 50% वाला क्वालिफाइंग अमाउंट वाला, तो इसका 50% कर देना, वो आपका क्या बन जाएगा 80G का आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या डिडक्शन। तो यहाँ तक क्या बोल दिया मैंने, सबसे पहले देखो सब ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूँ 80G में सबसे पहले 100% वाला जितना था वो ले लेना, यानी कैटेगरी ए से रिलेटेड उसका डिडक्शन पूरा मिल जाएगा। कैटेगरी बी में पहले एडजस्टेड जीटीआई का क्या निकालना है, 10% निकालना है। एक लिमिट फिक्स हो गई, लिमिट फिक्स होने के बाद जो 100% वाला था पहले उसको ले लो, फिर भी कुछ बच जाता है तो जो लिमिट आपने वहाँ पे माइनस कर दी है और जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको माइनस करना, जितना बचेगा उसका 50% तक आप अलाउ कर लोगे, आपके सामने आ जाएगा 80G का यहाँ पर डिडक्शन। नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 80GG की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 80GG में यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर हिज रेजिडेंस HRA नॉट रिसीव, यानी कि कोई ऐसे एम्प्लॉई कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ जिनको HRA नहीं मिलता है, तो HRA नहीं मिलता है फिर भी वो रेंट पर रह रहे हैं तो क्या होगा, उनको डिडक्शन मिलना चाहिए, यस, तो उनको डिडक्शन मिलेगा 80GG में। यहाँ पर दो लोगों को मिल सकता है, यहाँ पर एम्प्लॉय भी कर सकता है, एम्प्लॉय को भी मिल सकता है अगर उसको HRA नहीं मिल रहा है, तो HRA मिल रहा है तो एम्प्लॉय को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और दूसरे कौन से लोग हो गए, वो वाले लोग हो गए जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पर क्या करें, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल को दिया जाएगा, ठीक है, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल को दिया जाएगा, जो कि वेदर एम्प्लॉय हो सकता है या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो सकता है। क्या बोला यहाँ पर, देखो क्या कह रहे हैं
रेंट पेड, क्या बोल रहे हैं हम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब एडजस्टेड जीटीआई क्या है, सेम सिमिलर मैनर में क्या निकालेंगे, जीटीआई ले लो, माइनस कर दो उसमें से एलटीसीजी दोनों तरीके के, फिर माइनस कर दो एसटीसीजी 111A को, और माइनस कर दो एटीसी2 एटीयू, एक्सेप्ट कौन सा वाला सेक्शन, एक्सेप्ट कौन सा वाला सेक्शन, 80GG को। तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई का 10% जो है वो रेंट पेड में से माइनस कर देना, और 25% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई ले लो, और 5,000 रुपये पर मंथ ले लो, विच एवर इज जो लोअर वाला होगा वो वाला आपका यहाँ पर डिडक्शन मिलकर आपको चलेगा। यहाँ पर लेने के लिए कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन के लिए क्या बोला था, किसके नाम पर नहीं होना चाहिए, यानी कि इस घर के लिए अगर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इस घर के लिए अगर मैं क्या दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, क्लोज कर देना दरवाजा, उनको बोलो थोड़ा सा आवाज़ कम कर लें। हाँ, मैं क्या कह रहा था, इस घर के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपके पास कोई और घर नहीं होना चाहिए। इस यहाँ पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए आपके पास, यानी किसके नाम पर नहीं होना चाहिए, सेल्फ के नाम पर, स्पाउस के नाम पर, माइनर चाइल्ड के नाम पर, या फिर एचयूएफ के नाम पर आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, आपके रेजिडेंस प्लेस पर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पर नहीं होना चाहिए, या फिर जहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं वहाँ पर आपका डिडक्ट का कोई भी घर नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। नेक्स्ट पड़ाव क्या है, 80GG का। 80GG किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपने रिसर्च एलिजिबल प्रोजेक्ट या फिर रूरल डेवलपमेंट में कोई भी आपने डोनेशन दिया है, तो डोनेशन अगर दिया है तो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को दिया है तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि हमने बोला साइंटिफिक रिसर्च में, या फिर सोशल साइंस रिसर्च में, या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, जैसे कि किसमें, अंडर सेक्शन जो 35 था हमारा, हमने पीजीबीपी में पढ़ा था। अगर बिजनेसमैन इसमें दे रहा है तो उसको पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेसमैन नहीं है वो, यानी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, और आप इंडिविजुअल बंदे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें सभी एम्प्लॉय के लिए, यानी मान लो एक एम्प्लॉय है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई कि साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, इन्वेस्ट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिडक्शन। एलिजिबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर डोनेशन टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड, उसमें इन्वेस्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। और कंट्रीब्यूशन का 100% तक का आपका मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर मिलकर चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 80GG के बारे में हम बात करते हैं। 80GG जो है वो बात कर रहा है हमारा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई और आम जनता पार्टी हो गई, इनको अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, कोई कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 80GG में कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी इनको दे रही है तो 100% तक का डिडक्शन हो जाएगा। इंडियन कंपनी की बाट कर रहे हैं, उनको 100% तक का डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ रुपए देती है इस साल के, यानी कि उनकी पार्टी फंड के लिए, तो 50 करोड़ का रिलायंस कंपनी को क्या मिल जाएगा, 80GG का डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वाली सेक्शन जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहिए, अदर देन कैश में होना चाहिए। जो डिडक्शन है वो तभी मिलेगा जब आपने अदर देन कैश में किया होगा। 80GG में हम क्या बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की। ऊपर वाले में कंपनी ने डोनेशन दिया था, यहाँ पर कंपनी को छोड़कर कोई और दे सकता है, फर्म दे सकता है, AOP BOI आप दे सकते हो इंडिविजुअल। तो आप भी अगर डिडक्शन दोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कितना परसेंट का, 100% कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आपके कंट्रीब्यूशन अमाउंट का 100% डिडक्शन आपको दे देंगे। कह रहे हैं हमें पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी को जिताओ, हम आपको क्या करेंगे, डिडक्शन दे देंगे। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 80QQB। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था यहाँ पे कि रॉयल्टी रिसीव अगर आपको हो रहा है, तो रॉयल्टी अगर रिसीव हो रहा है तो ये किसको अलाउड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, जो कि एक ऑथर है। किसका ऑथर होना चाहिए, लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक या फिर साइंटिफिक इन नेचर होना चाहिए। किसका अलाउड नहीं होगा, कौन सी बुक अगर आप लिखोगे तो अलाउड नहीं है। जैसे आपने स्कूल की कोई किताबें लिख दी, हेल्प बुक बना दी, गाइड बना दी, या फिर कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन में आपने कुछ लिखवा दिया, या फिर तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिडक्शन किसका बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि लिटरेरी इन नेचर। जैसे मैंने बोला चेतन भगत हो गया, चेतन भगत ने की जो है वो लिटरेरी नेचर की आती है, सॉरी लिटरेरी नेचर की आती है, ठीक है, किताबें, तो उसको जो रॉयल्टी मिल रहा है, क्या उसको 80QQB में मिलेगा क्या डिडक्शन, यस, उसको 80QQB में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, रॉयल्टी रिसीव 3 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर जो मैंने बात की थी, यहाँ पर रॉयल्टी रिसीव की मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि अगर रॉयल्टी रिसीव जो है वो एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ बुक प्राइस का, यानी बुक वैल्यू का अगर फिक्स परसेंटेज, यानी साल में इतनी किताबें बिकेंगी, इतने रुपए की किताबें बिकेंगी, और उसका सर्टेन परसेंटेज, मान लो कि 18% मेरे को मिल रहा है उसका,
18% मेरे को मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 18% नहीं लूँगा, यहाँ पर क्या लूँगा मैं, सिर्फ मैक्सिमम 15% तक का मैं रिसीट में लेकर चलूँगा। तो सुनो क्या बोला मैंने, मान लो कि मेरे को 5 लाख रुपए मिले, वो भी 18% ऑफ बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू जितनी सेल हुई है उसका 18% मिला है मेरे को, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 18% करूंगा और मल्टीप्लाइड बाय 15% करूंगा, ये आ जाएगा मेरा क्या, रॉयल्टी रिसीव्ड में। ठीक है, रॉयल्टी रिसीव्ड आ जाएगा और 3 लाख विच एवर इज लोअर वाला जो अमाउंट है वो उसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा। देखो रॉयल्टी, पहले यहाँ पर डिडक्शन की बात करूँ, सबसे पहले जो रॉयल्टी मिलेगी वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्सेज में टैक्स होगा ना, रॉयल्टी इनकम जितनी भी आई, मान लो 5 लाख रुपए आए तो 5 लाख रुपए माइनस, अगर उस 5 लाख रुपए को कमाने के लिए मैंने 40,000 रुपए का डिडक्शन, मतलब 40,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, तो 40,000 रुपए उसमें माइनस होंगे, 4,60,000 रुपए को टैक्स कर दिया जाएगा अदर सोर्सेज में, और नीचे से हमें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना ये अमाउंट आया, ठीक है, जितना ये अमाउंट आया 3 लाख विच एवर इज हायर, बट इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 40,000 जो ऊपर हमने किसका लिया था, डिडक्शन लिया था क्या हमने, वो वाले तक का हमको 40,000 रुपये जो हमने डिडक्शन ले रखा था उसको भी हम यहाँ से माइनस करेंगे, तब जाके जितना भी अमाउंट आएगा उसका हम डिडक्शन ले लेंगे, हमने क्लास में क्वेश्चन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अगर रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया से रिसीव हो रही है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर आपने विद इन 6 मंथ उसको आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में लेकर आ गए हो तो। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स वगैरह की, यानी 80 RRB में उसका डिडक्शन मिलता है, इसमें भी रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख रुपए विच एवर इज जो लेस है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, रेजिडेंट SSE को मिलेगा। सिमिलर केस है यहाँ पर कि रॉयल्टी अगर बाहर पेटेंट जो है वो बाहर यूज़ कर रहे हैं आपका और वहाँ से रॉयल्टी आ रही है, आपको बाहर से इनकम आ रही है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर फॉरेन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, या फिर विद इन द टाइम स्लॉट जितना RBI ने उसने बता दिया है उस टाइम फ्रेम में आप लेकर आ जाएंगे पैसा, तो वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 80 TTA की, बड़ी फेमस थी 80 TTA में, यानी कि अगर आपका जो अकाउंट है वो है आपका सेविंग अकाउंट है, वो आपका किसी बैंक में है और वहाँ सर आपको क्या मिल रहा है, सर वहाँ से मिल रहा है मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो मेरे अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाती थी, और बाकायदा हमको 80 TTA में यानी कि 80 TTA में हम उसको डिडक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है यहाँ पर, 10,000 का डिडक्शन मिलकर चलेगा, ये हमको पहले से ही पता है। लेकिन अगर नोट कर लो एक और चीज़, मैंने कहा कि अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है किसी और बैंक ने पोस्ट ऑफिस में खुलवा रखा है, तो पोस्ट ऑफिस में जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसका 3500 पहले से ही आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, 3500 पहले से ही लेस कर दोगे। जैसे कि मैंने ये बोला था कि सैलरी है मान लो आपकी 5 लाख रुपए और 15,000 रुपये का आपको क्या मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो 10-15 में आप सबसे पहले 30, और ये जो इंटरेस्ट मिला है वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से मिला है, तो सबसे पहले 35 माइनस कर दिया, बच गया यहाँ पर क्या 11,500, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे 80 TTA का भी डिडक्शन नीचे से दिया जाएगा 10,000 रुपये का, और बाकायदा फिर टोटल इनकम को टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 80 TTB की बात कर रहे हैं। 80 TTB में क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में, यानी कि 80 TTA किन के लिए है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है और उनको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से, तो उनके लिए मैक्सिमम कितना है डिडक्शन, बोलो जल्दी से बताओ, 10,000 की जगह 50,000 यहाँ पर मिलकर चलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर इसकी लास्ट सेक्शन कौन सी है, 80JJA की जो लास्ट सेक्शन है वो आ जाती है। और 80JJA क्या कहता है आपसे, 80JJA कहता है आपको डिडक्शन मिलेगा इमोल्यूमेंट्स का फॉर न्यू वर्कर का, यानी कि अगर मैं कंसर्न हूँ और ये किसके लिए, ऑल एसएससी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, यानी कि जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट की जा रही है उन पर ये सेक्शन लागू होगी और उनको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। यानी 1 करोड़ से अगर उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा चली गई है, ऑडिट के लिए ऑडिट उनको कराना पड़ रहा है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि उनको वो जो नए एम्प्लॉय को इमोल्यूमेंट्स पे करेंगे उसका डिडक्शन वो ले सकते हैं यहाँ पर अप टू 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का। अब यहाँ पर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या, मान लो कि मैंने मेरे इस साल के एंड में यानी शुरुआत में मैं कर रहा हूँ, यानी कि जो लास्ट ईयर का एंड है, लास्ट ईयर 31 मार्च 2021, उस साल के एंड में मेरे पास एम्प्लॉय थे 50, अब मैंने 50 के 50 निकाल दिए और नए 50 रख लिए, तो क्या कोई मेरी एडिशनल कॉस्ट मिलेगी, ना बाबा ना। मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, यानी कि 50 से ज़्यादा को रिक्रूट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे 50 थे और मैंने 70 रख लिए, तो जो 20 हैं, 20 का जो इमोल्यूमेंट्स है उसका 30% तक मेरे को यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट जो हमने बात की है
इसमें किन किन चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि 240 डेज से कम काम कर रहा है उसको नहीं लेंगे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपरेल्स और फुटवेयर वगैरह या लेदर प्रोडक्ट्स में अगर डील कर रहे हो तो अगर उसने काम किया है फॉर लेस देन 150 डेज तो उसकी इमोल्यूमेंट्स को हम यहाँ पर काउंट करके नहीं चलेंगे। और कोई भी अगर ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी टोटल इमोल्यूमेंट्स मोर देन किससे ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 25,000 से कम वाले, यानी कि हम किसको कह रहे हैं, 25,000 से कम अगर उसकी इमोल्यूमेंट्स हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि उसको हम इंक्लूड करेंगे आपके किसमें, डिडक्शन वाले पोर्शन में। यानी टोटल फिर जो खर्चा है उसका 30% तक आपने क्या बोला, उस तक का डिडक्शन आप ले सकते हो। ठीक है क्या। पेमेंट ऑफ इमोल्यूमेंट शुड बी बाय वे ऑफ अदर देन कैश में होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। कौन सा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, ये IMPS वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ तक जैसे कि हो गया हमारा, यहाँ तक आकर ATC to ATU का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी से इसको रिवाइज करना मत भूलना, बार बार देखो, दिमाग में छप जाना चाहिए आपके ATC to ATU। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। जी हाँ, ये वाला चैप्टर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने क्लासरूम में ख़त्म कर लिया था। जी हाँ, मेमोराइज भी हमें हो गया था, तो जल्दी से फटाफट इसको जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। जी आइए, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो 4 हेड हैं, यानी कि वैसे तो 5 हेड हैं, लेकिन सैलरी में लॉस कभी भी हमें देखने को मिलता नहीं है। सैलरी में बोलो लॉस होता है क्या? यानी कि आप किसी के यहाँ काम करने जाते हो और उल्टा पैसे दे के आते हो क्या? ना भैया ना, आपके काम करने का एमोल्यूमेंट्स आपको मिलता है, मतलब आपकी इनकम होती है वहाँ पर कभी भी आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस किससे सेट ऑफ किया जा सकता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अपने ही दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से कर सकते हो, और दूसरा फिर इंटर हेड में भी उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंटर हेड में कैजुअल इनकम से उसकी एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती है, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते हो। बाकी आप किसी से भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम अप टू लिमिट 2 लाख तक ही आप इंटर हेड में एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर सर अगर अनएडजस्टेड लॉस बच गया तो उसका कैरी फॉरवर्ड कर जाना, और कैरी फॉरवर्ड अलाउड है इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 ईयर्स तक के लिए, एंड ओनली जब कैरी फॉरवर्ड करके जो नेक्स्ट टाइम पे आपका नेक्स्ट ईयर में जो वो इनकम सेटअप होगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से होगी। यहाँ पर क्या बताया था मैंने, लॉस मतलब मैंने क्या बताया था, दुख, यानी कि दुख पहले इंट्रा हेड मतलब अपने ही इंट्रा हेड में, यानी कि देखो याद हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, दुख जो बांट सकते हो अपने घर में बांट सकते हो, यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो अपने घर में ही रो सकता है। दूसरों के घर में मतलब इंटर में दूसरों के घर पे रो सकता है, एक्सेप्ट किसको, कैजुअल इनकम के घर पे कभी भी दरवाजा नहीं ठकठकाया जाएगा, उसके दरवाजे के सामने लगा हुआ है बोर्ड भैया डू नॉट डिस्टर्ब का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यानी कैजुअल इनकम से तो भैया कोई भी इनकम सेट ऑफ नहीं होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ करोगे किसी और हेड की इनकम से तो कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 लाख तक की आपको लिमिट है, और बाकी की उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर जाओगे 8 साल तक के लिए, और नेक्स्ट ईयर जो आप रोना रहोगे वो आप अपने ही घर में रहोगे, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के घर में ही रहोगे। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर ब्रॉड फॉरवर्ड करके आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेटअप होगा, और सॉरी किसी से भी वो सेटअप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ लॉस अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। लॉस अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन, इंटर हेड इसको अलाउड हो जाता है, और इंटर हेड में भी इसको अलाउड हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर इंटर हेड में कैजुअल इनकम और सैलरी। मैंने क्या बोला था, कैजुअल इनकम और सैलरी इनकम। कैजुअल इनकम का दरवाजा तो आप खटखटा नहीं सकते हो, सैलरी का यानी पीजीवीपी और सैलरी दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, सैलरी कौन कमाता है भैया, एम्प्लॉय, और पीजीवीपी की इनकम किसको होती है, जिसका धंधा होता है। तो जिसका धंधा होता है ना, तो वो अपने आप को बड़ा समझता है, और बड़ा समझता है तो वो सैलरी वाले बंदे से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो छोटा समझता है उसको। तो यानी इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। यानी क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर लॉस है अंडर दी हेड किसमें, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो वो सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, और कैजुअल इनकम का तो दरवाजा ही नहीं खटखटा सकते। तो मैंने क्या कहा, इंटर हेड में एडजस्टमेंट कर सकते हो, सिर्फ 2 को छोड़कर। सैलरी, पीजीपी की इनकम किससे सेटअप नहीं हो सकती, सैलरी और कैजुअल इनकम से। नेक्स्ट अगर अनएडजस्टेड लॉस फिर भी बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे 8 साल तक, और नेक्स्ट ईयर भी वो किसकी इनकम से होगा, पीजीवीपी की इनकम से ही सेटअप किया जाएगा। अदर देन यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ,
स्पेसिफाइड बिजनेस असेट्स की, सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब 35 AD वाले बिजनेस। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफाइड बिजनेस की। 35 AD में आपको लॉस है, तो इनकम भी किससे किससे सेटअप होगी? वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड से ही सेटअप होगा, अपने ही इंट्रा हेड में जो बात कर रहे हैं इनकम, जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेटअप होगा और किसी से भी सेटअप नहीं होगा। तो इंटर में तो अलाउ नहीं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 35 AD को अनलिमिटेड टाइम तक वो क्या क्या कर सकते हो, तुम उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो और नेक्स्ट ईयर भी वो इनकम अंडर द हेड जो PGBP कौन सा वाला, फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही नेक्स्ट ईयर वो सेटअप होगा और किसी से भी सेटअप नहीं हो सकता है। अब लॉस की बात करते हैं अंडर द हेड कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन में मैंने बताया था आपको, कैपिटल गेन यानी कि STCG होता है इसके इस हेड के अंदर और इसके हेड के अंदर होता है LTCG। STCG बोले तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़ा छोटा भाई, और LTCG बोले तो बड़ा भाई। अच्छा, अगर कि तुम छोटे भाई को कोई दुख होगा यानी कि लॉस होगा किसका, छोटे भाई का, तो वो अपने जैसे छोटे भाइयों से तो शेयर कर ही सकता है, अपने बड़े भाई से भी शेयर कर सकता है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि लॉस जो है शेयर किसकी बात कर रहा हूँ, इनकम अंडर द हेड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉस यहाँ पर लॉस लिख लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अंडर लॉस है तो वो सेटअप हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ बड़े भाई को अगर कोई दुख है यानी कि LTCG के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सेटअप हो सकता है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म से सेटअप नहीं किया जा सकता। तो और एक और बात क्या बोली थी इसमें आगे, चलो इंटर की तो हमने इंट्रा की तो बात कर ली, अब इंटर अपने घर में तो रोना की बात कर ली। इंटर में किसी के घर पे जाते थे क्या दोनों भाई? ना भैया ना, ये दोनों भाई किसी के घर में नहीं जाते थे, यानी इंटर इनको अलाउड ही नहीं था। नो एडजस्टमेंट अलाउड फ्रॉम अंडर, यानी कि कैपिटल गेन को आप ना तो सैलरी है हेड से, अगर अपने जैसे मान लो कि STCG है आपके पास, STCG का लॉस है, ओनली लॉस है STCG का, तो क्या आप इसको दूसरे हेड से आप सेटअप कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, दूसरे हेड से आप सेटअप नहीं कर सकते, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 8 साल तक हो जाएगा। और अगर STCG लॉस को यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो नेक्स्ट ईयर को आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, मान लो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ तो ब्रॉड फॉरवर्ड भी STCG से ही और LTCG से ही किया जाएगा। यानी कि छोटा भाई जो का लॉस अगर ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आ रहा है तो वो छोटे भाइयों से कर सकता है सेटअप और बड़ा भाई यानी कि LTCG से भी कर सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर लॉस अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, लॉस अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में दो तरीके के लॉस की बात कर रहा हूँ। एक तो बात हो गई यहाँ पर कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग दी रेस हॉर्स, ओनिंग एंड मेंटेनिंग दी रेस हॉर्स की बात कर रहा हूँ। क्या बोला? ओनिंग एंड मेंटेनिंग दी रेस हॉर्स। क्या सर ये अदर सोर्स की इनकम होती थी? बिल्कुल, ये अदर सोर्स की इनकम होती थी। लेकिन सर अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग अदर एनिमल का रेस हॉर्स को क्या करें, जैसे कि मैंने बोला था मारी का एग्जांपल दिया था ना आपने, क्या धनुष की फिल्म देखी होगी जिसमें वो पिजन यानी कि कबूतर का रेस करवाता है, आई एम इफ यू आर मैड तो आई एम योर डैड, ऐसा करके था ना। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, मैंने कहा कि यहाँ पर ओनिंग एंड मेंटेनिंग अगर पिजन हो गया या फिर मैंने बोला कि कैमल रेस मैंने करवा दिया तो उनका जो इनकम आता है वो अपना PGBP हेड में जाता है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स अगर आप कर रहे हो तो उसका आपका है ना, उसका कहाँ पर टैक्स होगा? ये होगा आपका टैक्सेबल किसमें? अदर सोर्सेज में। और इसमें अगर लॉस है आपको, इसमें अगर लॉस है तो इसी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी की इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम कितने साल तक उसको अलाउड हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर 4 साल तक उसको दे सकते हैं। और अगर नेक्स्ट ईयर जाएगा तो वो ओनली फ्रॉम द इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स से ही सेटअप होगा और किसी से भी सेटअप नहीं किया जाएगा। अगर इसको छोड़ के बाकी और किसी सोर्स में की वजह से लॉस है, किसी और सोर्स की वजह से लॉस है तो वो इंट्रा हेड में बांट सकता है दुख या नहीं बांट सकता? इंट्रा हेड में मतलब अपने ही घर में बांट सकता है बट वो कैजुअल इनकम से नहीं बांट सकता और ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स से नहीं बांट सकता है। यानी अदर सोर्स में अगर लॉस है, अदर देन किसकी बात कर रहा हूँ? ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स, उनको छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर उनको छोड़कर बाकी के लॉस हैं, बाकी में लॉस है तो वो कैजुअल इनकम से नहीं हो सकता। भैया कैजुअल इनकम का दरवाजा तो आप खटखटा ही नहीं सकते, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा पड़ा है वहां पर, ठीक है? उससे कोई भी इनकम सेटअप नहीं होगी, कोई भी लॉसेस को सेटअप नहीं कर सकता वो इनकम, ठीक है? और दूसरा क्या, ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स से नहीं कर सकते, बाकी से आप कर सकते हो। सर इंटर अलाउ है क्या? यस, इंटर अलाउ है। आप किसी भी हेड से उसको सेटअप कर सकते हो, सैलरी से कर सकते हो, PGBP से कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो और कैपिटल गेन से आप कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी अनएडजस्टेड बच जाता है तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर नहीं कर सकते, यानी अदर सोर्सेस का जो लॉसेस है वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है।
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर पिछले साल से इस साल में आया है, कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैजुअल इनकम और सैलरी। देखो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसका पार्ट था, मैंने क्या बताया था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पार्ट होता है पीजीबीपी का। तो यानी कि पीजीबीपी मैंने बोला था ना, पीजीबीपी और सैलरी का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। देखो कैजुअल इनकम से तो वैसे भी नहीं कर सकते, और पीजी यहाँ पर क्या है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किससे नहीं जाएगा, सैलरी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, दो लोग, कैजुअल इनकम और सैलरी से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेटअप नहीं किया जाएगा। बाकी किसी भी हेड से करंट ईयर में एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर सर क्या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। फॉर किस पीरियड के लिए, बोलो अनलिमिटेड पीरियड के लिए। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड पीरियड के लिए ले जाओ, और नेक्स्ट ईयर वो किससे सेटअप हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी वो किसी से भी सेटअप हो सकता है। यानी कि इसका वेलकम कोई भी करता है। ये एक अकेला व्यक्ति है जिसको लॉस होने पे लोग बोलते हैं आजा आजा मेरे घर पे आजा, कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं तू भी आ जा, आता क्या मेरे घर पे। तो यानी कि क्या बोल रहा है, किसी भी हेड के घर में घुस सकता है ये और सेटअप हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कैजुअल इनकम, जो कैजुअल इनकम है और सैलरी इनकम सिर्फ इससे नहीं होगा, यानी इस साल भी नहीं हुआ कैजुअल इनकम और सैलरी इनकम सेटअप नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट ईयर जाके रो सकता है क्या उनके सामने दोबारा, ना भैया ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है। अगर ये अगर इसका लॉस है, जो पीजीबीपी का लॉस बोलते हैं हम इसमें, ये भी मतलब क्या है, पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होती है। तो ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही जाएगा, 4 साल तक के लिए मैक्सिमम जाएगा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी अगर वो जाएगा तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही जाएगा। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से अगर लॉस है, जल्दी बता दो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर से अगर आपको लॉस हो रखा है, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, तो ये ओनली फ्रॉम दी एग्रीकल्चर की इनकम से ही मतलब क्या सेट ऑफ होगा। और एक और बात बता दो, एग्रीकल्चर की इनकम जो है, इनकम से कुछ और लॉस जो है वो सेटअप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, और इसमें इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, 8 साल तक मैक्सिमम जा सकता है। और इनकम अगर नेक्स्ट ईयर लॉस अगर हम एग्रीकल्चर का लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा, ओनली फ्रॉम द इनकम ऑफ एग्रीकल्चर की इनकम से ही वो सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ गए, नहीं समझ गए, हाँ सर। अच्छा, अगर ये लिमिट अगर मैं याद करवाऊँ आपको, तो इसमें दो लोग हैं जो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक जाएंगे। एक तो 35 AD वाला जो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक जाएगा, और एक क्या था हमारा, जल्दी से बता दो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो अनलिमिटेड टाइम तक जाएगा। और 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 4 साल तक जाएंगे। कौन कौन से 4 साल तक जाने वाले लोग हैं, एक तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस और 4 साल तक जाएगा, और एक बात की थी हमने स्पेक्युलेटिव बिजनेस 4 साल तक जाएगा। बस यहाँ पर तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले करंट, देखो सीक्वेंस क्या है, करंट ईयर का सबसे पहले करेंगे क्या, इस जैसी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसमें से इनकम उठानी है, इनकम लिख देनी है। इनकम उठा के इनकम लिख दोगे, फिर उसमें बाद अब लॉसेस को देखो कि कौन सा लॉस सेटअप करें। तो जो लॉस करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर में उसकी ट्रीटमेंट कर डालो। अगर करंट ईयर में वो सेटअप नहीं हो पा रहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, नोट डाल के लिख दो इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड है तो करंट ईयर का लॉस खत्म होने के बाद जाके आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यस सर, बात ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को ट्रीट करेंगे तब जाके। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यहाँ पर यूनिट इन एसीजेड, छोटू सा चैप्टर हुआ करता था हमारा, तो इसको हम निपटा लेते हैं। क्या है यहाँ पर, देखो अगर कोई यूनिट आपकी एसीजेड यूनिट एसीजेड में है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने कोई यूनिट लगा रखी है, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। और टैक्स बेनिफिट्स में बोला कि सेक्शन 10AA का आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगा किन लोगों को, कह रहे हैं अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी असेसी है जो कि ड्राइव कर रहा है प्रॉफिट फ्रॉम दी एसीजेड यूनिट, उसने एसीजेड में यूनिट लगा रखी है और वहाँ पर वो कर क्या रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी आर्टिकल का, या वहाँ से वो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दे रहा है, तो उसको यहाँ पर हम बात करके चलते हैं कि उसको यहाँ पर जो एग्जिम्पशन है वो मिलकर चलेगी, डिडक्शंस यहाँ पर मिलकर चलेगी 10AA की। अच्छा, डिडक्शन कितनी मिलकर चलेगी, सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% ऑफ दी एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसको 50% ऑफ दी एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में यानी कि 10 साल के बाद जो, यानी कि 10 साल से लेके यानी 11वें साल से 15 साल तक, ये उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा 50% ऑफ द टैक्स, 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और उसको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहाँ पर बोल दो जरा सा, एसीजेड रिजर्व में उसने जो भी क्रेडिट किया होगा, या फिर प्री एंड पीएनएल में अगर कुछ भी डेबिट किया होगा उस चीज़ के लिए, तो विच एवर इज लोअर वाला जो अमाउंट है, उसको बोल देंगे हम
कि उतने का तक का उसको बेनिफिट मिलकर चलेगा। तो जल्दी से बता दो कंप्यूट कैसे करेंगे एक्सपोर्ट प्रॉफिट को। एक्सपोर्ट प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे कि भैया SEZ यूनिट में जितना भी पहले तो प्रॉफिट है पहले वो ले लो, पहले वो वाला प्रॉफिट ले लिया, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम यहाँ पर टोटल टर्नओवर इन SEZ। टोटल टर्नओवर कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। और यहाँ पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड यानी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, उससे रिलेटेड कितना प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट जो होंगे वो हमारे एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो जाएंगे। और उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट का फर्स्ट 5 ईयर्स में 100%, सेकंड 5 ईयर्स में उसका 50% और सेकंड थर्ड 5 ईयर में जो उससे नेक्स्ट जो 5 ईयर्स आएंगे उसके 50%। और री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में आपने जितना भी पैसा डाल रखा है विच एवर इज लोअर वाला जो पोर्शन होगा उतने का तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट में अगर हमने बोल रहे हैं हम साइड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मान लो आउटसाइड इंडिया US में आप जाते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइड डेवलपमेंट पे करते हो, तो क्या उसको भी एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे? बिल्कुल सर, इसको भी एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जो भी कंसिडरेशन रिसीव हुआ है आपको इंडिया में या फिर आप इंडिया में उसको लेकर आ गए हैं, उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालेंगे तो जो भी हमने क्या किस चीज़ का पैसा मिला है हमने उसको ट्रांसफ़र किया होगा और फ्रेट चार्जेस हमने उनसे लिए हैं उसमें इंक्लूड करके, तो फ्रेट चार्जेस को हम एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को हम उसका पार्ट नहीं मानेंगे, किसका? एक्सपोर्ट टर्नओवर का। और इंश्योरेंस को भी हम, यानी 3 चीज़ें, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस को हम किसका पार्ट नहीं मानेंगे? एक्सपोर्ट टर्नओवर का। और कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए आपने किया हुआ है उसमें कोई भी खर्चा अगर आपने उसमें जोड़ के उनसे लिया है तो उन खर्चों को भी आप क्या नहीं मानेंगे? एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे वो तो ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर्स में यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया तो क्या टोटल टर्नओवर में से भी इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा? यस और नो बोलो। क्लास में हमने पढ़ा था यस, यानी वो अगर ऊपर वाले का पार्ट नहीं बनेंगे तो वो नीचे वाले का पार्ट भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि अमाउंट इन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व की बात करते थे। यानी कि हम बोल रहे थे कि शुरू में 10 साल तक तो हमें बेनिफिट मिल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10 ईयर के बाद तभी मिलेगा जब आप उसको कुछ अमाउंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में आप पैसा डालेंगे। और उन पैसों का करना क्या है? उन पैसों को यूटिलाइज करना है आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए को परचेज करने के लिए। यानी कि आप सुनो क्या बोलूँ, 10 साल के बाद क्या बोला था हमने, क्योंकि वहाँ पर लिमिट थी, तो क्या हमने 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट और एक्सपोर्ट टर्नओवर विच एवर इज, यानी कि सॉरी SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना पैसा डाल दिया विच एवर इज लोअर वाला आपने ले लेना है, उतने तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो यानी क्या बोल रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अगर आपने पैसा डाला है तो उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जिस साल में आपने क्रिएट किया है वो फंड, जिस साल में आपने क्रिएट किया है वो मतलब अकाउंट क्रिएट किया है, उस साल के एंड से नेक्स्ट 3 साल के अंदर अंदर में आपको उसको पुट टू यूज़ कर लेना है और खरीद लेना और पुट टू यूज़ कर लेना है, यानी एक्वायर कर लेना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी को और पुट टू यूज भी करा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड वाले और सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ पर बात नहीं करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमने इसको मिस यूटिलाइज कर लिया, विद इन 3 ईयर्स में हमें यूज़ करना था, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज़ करना था, मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर कार निकाल दी, मैंने उसमें से बोलो मारुति, अच्छा वो फरारी मैंने कार निकाल दी, तो क्या करेंगे? तो जिस ईयर में आपने मिस यूटिलाइज किया उस ईयर में वो PGBP की इनकम बन जाएगी आपकी, ठीक है क्या? बात समझ गए क्या? यस सर। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, मैंने कहा कि भाई अगर मान लो कि मैंने यूटिलाइज किया ही नहीं, वो 3 साल एक्सपायर हो गए और वो यूटिलाइज नहीं, तो जब 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे उसके नेक्स्ट वाला जो साल आएगा उसमें उस PGBP की इनकम बना दी जाएगी। अच्छा यहाँ तक तो आपकी बात आके ख़त्म हो जाती है। अब ये जो बेनिफिट था उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस थी। कौन सी कंडीशंस थी? उसने बोला था कि आपको बिगिन कर देना है मैन्युफैक्चरिंग कब? असेसमेंट ईयर 6 और 7 के बीच में, यानी कि कब की बात है, यानी नॉट लेटर देन असेसमेंट ईयर 20 एंड 21। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं तो 5, 6 से लेकर 19 और 20 तक आपने मैन्युफैक्चरिंग बिगिन कर देना चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर यूनिट में, उसको डिडक्शन मिलेगा, आपको वहां से डिडक्शन मिलना चालू होगा। लेकिन अगर आपने 31 मार्च 2020 तक आपने नहीं कर पाए हैं और आपने नेसेसरी अप्रूवल ले लिया है यहाँ पर, बट आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी है 31 मार्च 2021 से पहले में। क्या बोला मैंने? 31 मार्च 2020 तक आपको मैन्युफैक्चरिंग करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए, बट आपने 31 मार्च 2020 तक आपने नेसेसरी अप्रूवल ले लिया है, जिससे भी अप्रूवल लेनी है आपने अप्रूवल ले लिया कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट से, ठीक है। और आपने क्या बोला कि मैं, और आपको मतलब 1 साल, विदिन 1 साल यानी कि 31 मार्च 2021 तक के अंदर में आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेनी है, तो मान लिया जाएगा आपने
विद इन द टाइम स्लॉट में आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी और आपको बकायदा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलकर चलेगा। रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको देना पड़ेगा कि आपने करेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट किया है और उस करेक्ट अमाउंट का आपने क्या लिया है, बोलो, एग्जेम्पशन मतलब करेक्ट अमाउंट का डिडक्शन आपने लिया है। और वो भी कब करना पड़ेगा, करेक्टली क्लेम कर दिया है वो भी कब देना पड़ेगा, स्पेसिफाइड, बोलो बोलो, रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ यानी कि बिफोर द डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AB। 44AB यानी टैक्स ऑडिट की लिमिट की बात बता रहे हैं। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग यानी जब टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट देंगे उससे पहले। तो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट कब सबमिट करनी पड़ती है, कह रहे हैं कि भाई जो ड्यू डेट होती है उससे 1 महीना पहले टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट हमें सबमिट कर देनी होती है। तो यानी कि जब टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करेंगे उससे पहले तक हमें क्या सबमिट कर देना है, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट हमें दे देनी है। अच्छा, नो डिडक्शन 80IE और 80IB का यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35AD में अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस था आपका और वहाँ पर उसके लिए आपने वहाँ पर मतलब वही वाला वहाँ पर यूनिट लगा रखा है, 35AD में आपने उसका डिडक्शन ले रखा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मान लिया जाएगा कि आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुका है, यानी कि जब 100% ही पूरा प्रॉफिट आपका छोड़ दिया गया है तो मान क्या लिया जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन भी उसका अलाउ हो जाएगा और बाकी बाकायदा पूरा का पूरा उतना जो है वो उतने अमाउंट से आपका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म होता है, बढ़ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं पहुंच चुका हूं अब तक हमारे कौन सा चैप्टर पे पहुंच चुका हूं, मैं AMT के चैप्टर पे पहुंच चुका हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जी हाँ, हम बढ़ चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये भी छोटू सा एक चैप्टर था। हम यहाँ पर क्या कह रहे थे, AMT यानी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर किसको लगता है ये लगता है किसको, ऑल असेसी अदर देन कंपनी को छोड़कर ये सारे के सारे असेसी जो है ये उसको लगता था ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट। सर कंपनी को क्या लगता था, सर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का यानी कि मैट जो लगता था वो कंपनी को लगता था, और कंपनी को छोड़ दे तो बाकी सबको क्या लगता है सर, AMT लगता है। और ये कब नहीं लगेगा सर, अगर आपका यानी इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है इनकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम नॉट ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि इनको बोल रहा हूँ कि एडजस्टेड टोटल इनकम जो है, एडजस्टेड टोटल इनकम इज अप टू ₹20 लाख तक की है, तो उस साल में इनको AMT नहीं लगेगा। AMT के प्रोविजंस उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर अगर AMT के प्रोविजंस हम पे लग गए तो क्या करना पड़ेगा, AMT के प्रोविजंस लग गए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले पता क्या चलेगा कि AMT के प्रोविजंस लग गए हैं आपको, यानी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होगा, यानी पहले तो टोटल इनकम ले लो एज पर दी इनकम टैक्स, जो भी आपने इनकम टैक्स के तौर पे टोटल इनकम निकाली है वो ले लो, उसमें 3 चीज़ें हमें ऐड बैक कर देनी है। मैंने क्या कहा, एज पर जो इनकम टैक्स के तौर पर जो आपने 3 चीज़ें ले रखी हैं वो पहले ले लो, उसमें 3 चीज़ें ऐड बैक कर दो बैक टू बैक। सबसे पहले कौन सा हो गया, अगर डिडक्शन है अंडर सेक्शन 6A का डिडक्शन है तो उसको ऐड बैक कर दो। दूसरा डिडक्शन आ गया यहाँ पे 35D का, 35AD का अगर डिडक्शन है, 35AD का अगर कोई डिडक्शन है वो आप ऐड बैक कर दीजिए। और तीसरा हम डिडक्शन बोलते हैं किस चीज़ में, अंडर सेक्शन 10AA में जो भी अंडर सेक्शन ऑफ 10AA में जो भी लिया है उसका आप ऐड बैक कर दीजिए और माइनस कर दीजिए उसमें कौन सा वाला डेप्रिसिएशन, जैसे कि 35AD में हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, उसको ऐड बैक कर दिया जितना हमने लिया था। अब 35AD नहीं है तो नॉर्मली हमें डेप्रिसिएशन तो अलाउ होगा, तो वो एज पर सेक्शन 32, तो सेक्शन 32 के तौर पर जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा उसको आप बाकायदा वहाँ से माइनस कर दीजिए। आपका आ जाएगा यहाँ पर एडजस्टेड टोटल इनकम, ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं, यहाँ पर आ जाएगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने, समझो, अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो आप पर नहीं लगेगा, लेकिन 20 लाख से ऊपर है तो लग जाएगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे चेक करना, जो इनकम टैक्स एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट के तौर पर आपने निकाला है अभी, यानी जो भी जैसे नॉर्मली जैसे निकालते हो वैसे आपने टोटल इनकम निकाल दिया, उसमें ऐड बैक कर दो 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताया था, एक तो 10AA ऐड बैक कर दो, एक SEZ यूनिट से जो डिडक्शन मिला वो ऐड बैक, यानी कि 10AA ही है सर, 35AD से जो है वो ऐड बैक कर दो, और जो आपने डिडक्शन लिया है कहाँ पर, चैप्टर 6A में जो डिडक्शन ले रखे हैं उसको ऐड बैक कर दो, एक्सेप्ट ATP को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे जो है वो उसको ऐड बैक कर दो। आप पहुंच जाओगे किस पर, और माइनस क्या कर देना उसमें से कि डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32, नॉर्मल डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करो, आप पहुंच जाओगे एडजस्टेड
एडजस्टेड टोटल इनकम की तरफ। अब एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर लग जाएगा क्या, AMT के प्रोविज़न। सर मान लो कि 20 लाख से ज़्यादा है तो AMT के प्रोविज़न में क्या होगा। AMT के प्रोविज़न में हमने क्या बोला था कि एक तो इनकम टैक्स निकाल दो, आपको कितना पे करना है। मान लो इनकम टैक्स एज पर द नॉर्मल रेट्स के हिसाब से हमें पे करना है 5 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये पे करना है। और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी कि अगर आप पे एप्लीकेबल है तो वो कह रहे हैं कि भैया आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का 18% मिनिमम आपको देना है। तो 18% के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ 18% के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ कि एडजस्टेड टोटल इनकम निकला है हमारा, सपोज करो यहाँ पर 180 लैक्स, ये 180 लैक्स निकला है, ठीक है। तो इसका मान लो 18%, सॉरी कितना, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए में निकला है। और 1 करोड़ रुपए का 18% कितना निकलता है, 1 करोड़ रुपए का 18% आता है हमारा सर 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए हमें हमारा क्या आ जाएगा, AMT, यानी कि हमें पे क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर, यानी कि नॉर्मल जो हमारा इनकम टैक्स है वो, और 18% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मिनिमम 18% हमको जमा करना ही करना पड़ेगा अगर आपको AMT लग रहा है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना पड़ेगा सर, 18 लाख रुपए हमें जमा करने पड़ेंगे इस साल में। सर अगर हमारा इन केस क्या होता है कि AMT कम आता है और हमारा नॉर्मल टैक्स रेट जो प्रोविजन के हिसाब से जो हमने टैक्स रेट है वो अगर ज़्यादा आता है तो वो पे करना पड़ेगा आपको। विच एवर इज हायर वाला जो पोर्शन है उसको आपको पे करके चलना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात बता दूं मैं आपको मान लो इस साल पे करना था 5 लाख रुपए इनकम टैक्स के हिसाब से, बट आपको मिनिमम के अल्टरनेट प्रोविजन लग गए हैं, उसकी वजह से आपको 18 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो आपने ज़्यादा कितना पे किया सर, 13 लाख रुपए मैंने ज़्यादा पे कर दिया है। कितने लाख रुपए सर, 13 लाख रुपीस मैंने ज़्यादा पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं AMT क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको, AMT क्रेडिट। अब AMT क्रेडिट आपको मिल जाएगा और नेक्स्ट ईयर से 15 साल तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये एडजस्ट कब करेंगे सर, AMT क्रेडिट के कुछ रूल होते हैं। देखो AMT क्रेडिट कब आएगा, जब AMT ज़्यादा होगा और रेगुलर टैक्स कम होगा, तब AMT जो डिफरेंस होगा वो AMT क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, AMT क्रेडिट को 15 साल तक सेटअप कर सकते हैं। कैरिड क्रेडिट अलाउड, क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट जो है, क्रेडिट शैल बी यूटिलाइज ओनली, कब, कौन से ईयर में यूटिलाइज कर सकते हो, जब मान लो जब आपका रेगुलर टैक्स जो है, रेगुलर टैक्स ज़्यादा है और AMT का जो यानी 18% जो निकाल रहे हो एडजस्टेड टोटल इनकम का वो कम है, तो उस साल में आप क्रेडिट को अलाउ कर सकते हो। यानी कि पेमेंट कौन सी करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स की, यानी कि जो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आपने निकाला है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, नॉर्मल वाले की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन पेमेंट करने से पहले आप क्रेडिट को इस्तेमाल कर जाओगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने ज़्यादा पेमेंट की थी, और क्रेडिट भी आप कितना इस्तेमाल कर जाओगे, इन दोनों के डिफरेंस तक का मैक्सिमम आपको कर देना, यानी मिनिमम तक तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल टैक्स के हिसाब से 5 लाख रुपए निकल रहा है और AMT के हिसाब से आपका निकल रहा है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए निकल रहा है, और 5 लाख रुपए आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकल रहा है, तो देना क्या है सर, 5 लाख रुपए देना। अब मान लो आपका 4 लाख रुपए तक क्या पड़ा हुआ है, AMT क्रेडिट 4 लाख रुपए तक पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम आप कितना तक यूटिलाइज कर पाओगे, इसका डिफरेंस कितना, 2 लाख। तो 2 लाख तक आप यूटिलाइज कर जाओगे और पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको, 3 लाख रुपए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी पहले से ही। अच्छा, मान लो कि सर हमारे पास AMT क्रेडिट है और नेक्स्ट ईयर जो है, इस ईयर जो है एडजस्टेड टोटल इनकम जो है हमारा 20 लाख से नीचे चला जाता है, मतलब हमें अल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो लगेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा, तो सर क्या इस साल भी मैं जो मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ है पिछले साल का उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ? आंसर इज यस, आप बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।